वह जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, उसके पास हजारों मशहूर गाने थे, लेकिन 28 साल की उम्र में ही वह रिटायरमेंट ले चुका था। जब वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम से मछली पकड़ते हुए बिताने का प्लान बना रहा था, तभी अचानक एक मशहूर सिंगर उसके दरवाजे पर आई, जिसके हाथ में एक 3.5 साल की बच्ची थी, और उसने दावा किया कि यह उन दोनों का बच्चा है। अभी वह एक पुराने ढंग से सजे हुए लिविंग रूम में बैठा था। उसने बड़े आराम से एक बोल पकड़ा हुआ था, जिसमें गर्मा गर्म बीफ इंस्टेंट नूडल्स थे। जैसे ही वह नूडल्स का सूप पीने वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई, लेकिन वह आवाज थोड़ी कमजोर थी। उसने थोड़ा परेशान होकर अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। वह अपनी चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ चल दिया। पुराना लकड़ी का दरवाजा आवाज करते हुए खुला। ठंडी हवा और बर्फीली बारिश की बौछार तुरंत अंदर आई। दरवाजे के पास लगे बल्ब की हल्की रोशनी में उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कीं। उसे बाहर का नज़ारा साफ दिख रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल भीगी हुई और परेशान लग रही थी। उसके चेहरे से बारिश का पानी लगातार बह रहा था, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह अपने शरीर से बारिश को रोककर एक छोटे से कपड़े में लिपटे बच्चे को बचा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और जोर से पकड़ने की वजह से पीले पड़ गए थे। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चाहे उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था। फिर भी उसने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया। यह वही प्यारी और मशहूर सिंगर थी जिसने 4 साल पहले पूरे एशिया में धूम मचाई थी। यह वही नाम था जो आजकल इस दुनिया में मीडिया की खबरों में सबसे आगे चल रहा था। तुम यहाँ क्यों? इससे पहले कि उसके मुंह से पूरी बात निकलती, शे चिंग युए ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में बेहद थकान दिख रही थी, लेकिन उनमें एक आखिरी उम्मीद और मदद की गुहार थी। इसे बचा लो। उसकी आवाज भारी हुई और टूट रही थी। वह रोते हुए और कांपते हुए उससे बच्चे को बचाने की भीख मांग रही थी। शिया किन्हुआ का शरीर अचानक बिल्कुल ढीला पड़ गया और वह आगे की तरफ गिरने लगी। उसने तुरंत तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसे छूते ही एक बहुत तेज गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन यह गर्मी जिया चिंगयुए के शरीर की नहीं थी। यह गर्मी तो उसके गोद में पकड़े हुए छोटे से बच्चे के शरीर से आ रही थी। उसने नीचे देखा। उसे एक छोटा सा चेहरा दिखा जो तेज बुखार की वजह से लाल हो चुका था। वह एक छोटी लड़की थी, लगभग 3 या 4 साल की। उसकी लंबी पलकें अभी भी आंसुओं से गीली थीं। वह बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। ठीक इसी पल उसका दिल बैठ गया। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई झटका लगा हो, उस गर्म शरीर से निकलकर सीधा उसकी आत्मा तक पहुंच गया। यह खून का एक ऐसा रिश्ता था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। बिना किसी पैटर्निटी टेस्ट के, बिना एक भी शब्द बोले, एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसके पास दो जिंदगियों की यादें थीं। जैसे ही उसने उस बच्चे को छुआ, उसे पूरा यकीन हो गया कि यह उसी का अपना खून है, या यूं कहें तो इस दुनिया में उसका अकेला अपना परिवार। धत तेरे की, उसने मन में खुद को कोसा। उसका आलसीपन और बेपरवाह अंदाज जो वह हमेशा दिखाता था, एक पल में खत्म हो गया। उसने जाई चिंगयुए और बच्चे दोनों को अपनी गोद में उठाया और तेजी से घूमकर घर के अंदर चला गया। उसने जाई जानवे को लिविंग रूम के सोफा पर लिटाया। उसका तरीका बहुत ही नर्म और आरामदायक था, जैसे थोड़ी सी भी लापरवाही इन दोनों मिट्टी की गुड़िया जैसे लोगों को तोड़ देगी। चाहे शिया चिंगयू बेहोश हो रही थी, फिर भी उसने उसकी आस्तीन को जोर से पकड़ा हुआ था। उसके नाखून उसकी चमड़ी में धंस रहे थे। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल मत जाना, लोग फोटो खींच लेंगे, दया करो। उसने उसके डरे हुए चेहरे को देखा। शाओचिए की आंखें गुस्से से ठंडी पड़ गईं। हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। बच्ची तेज बुखार से तप रही थी, फिर भी वह हॉस्पिटल जाने से डर रही थी। उसी वक्त उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की खबरें घूमने लगीं। पॉप डीवा जीनियस की खराब पर्सनल लाइफ, छुपा हुआ बच्चा सामने आया। शिया चिंग युए पर बड़ा केस चल रहा है, उसे बैन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। आराम करो, मैं यहाँ हूँ। कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसकी आवाज में एक भरोसा और ताकत थी। उसने धीरे से जियाया चिंग्याओ का हाथ हटाया और उस बेहोश बुखार से तपते हुए बच्चे को उठा लिया अपनी गोद में। छोटी लड़की को शायद इस बदलाव और प्यार का एहसास हुआ। थोड़ी बेचैन होकर उसने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए, हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए, और आखिरकार उसने पकड़ लिया उसका एक हाथ की उंगली और उसे जोर से दबा लिया। उसका दिल पिघल गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना पुराना नोकिया फोन निकाला, जिसे वह सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज करता था, और एक सीक्रेट नंबर डायल किया। बॉस, आखिरकार आपको याद आया कि आपकी एक बड़ी कंपनी भी है। फोन के दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जो हैरान थे और थोड़ा मजाक कर रहे थे। चुप रहो। उसका गुस्सा बहुत तेज था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। ओल्ड चैन, मुझे अभी एक मेडिकल टीम चाहिए। बच्चों के सबसे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट बॉस? ये थोड़ा 5 मिनट। उसने अपनी गोद में बेटी के दर्द से भरे चेहरे को देखा। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। सारा जरूरी सामान लेकर आओ और कोई चमकती हुई बड़ी गाड़ी मत लाना। एक आम मेडिकल टीम बनकर आना। अगर एक शब्द भी बाहर गया तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल दूंगा। दूसरी तरफ ओल्ड चेन तुरंत समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। मजाक छोड़कर उसने जवाब दिया, समझ गया। अपोकलिप्स मेडिकल टीम अभी निकल रही है। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लॉक हो गए हैं। फोन काटकर उसने आराम से उसे कॉफी टेबल पर फेंक दिया। वह सीधा आधे खाए हुए इंस्टेंट नूडल्स के बोल में गिरा। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपना माथा टिकाया। उस छोटी बच्ची के गर्म माथे पर, डरो मत, पापा यहाँ हैं। न तो कोई सायरन की आवाज थी
और न ही हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर। उस बारिश वाली रात के अंधेरे में 3 बिल्कुल आम सी दिखने वाली ग्रे मिनी वैन्स चुपचाप वुतोंग एली के एंट्रेंस पर आकर रुकीं। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि उनके टायर्स रन फ्लैट थे, उनकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ थीं और गाड़ियों के नीचे का हिस्सा भी खास तौर पर बदला गया था। ब्लू वेस्ट्स पहने हुए लोगों का एक ग्रुप जिस पर कम्युनिटी केयर लिखा था, वे भारी सिल्वर केसेस उठाए हुए थे और बारिश में दौड़ते हुए आंगन के अंदर आए। उनके आगे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी चल रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का डॉक्टर था और शाओची की प्राइवेट मेडिकल टीम का चीफ मेडिकल एडवाइजर था। पहले वह सिर्फ राजघराने के लोगों का इलाज करता था, आराम से। वह लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। उसने अभी भी बच्ची को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था, एक रक्षक की तरह। जब वह बूढ़ा आदमी दरवाजे से अंदर आया तो उसकी नजर उस पुराने और खराब सोफा पर गई और उसका मुंह थोड़ा सा सिकुड़ा। लेकिन जब उसने शाओची की गोद में बच्ची को देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह सीरियस हो गया। बॉस, बिना किसी फालतू बात के इसे मेरे हवाले कर दीजिए। देखते ही देखते लिविंग रूम एक टेम्पररी और हाईटेक आईसीयू में बदल गया। कई सारे हाईटेक पोर्टेबल डिवाइसेस को खोला गया, जल्दी से ब्लड सैंपल लिया गया और टेस्ट किया गया। शरीर के तापमान को कम किया गया और ड्रिप लगाई गई। सब कुछ बिल्कुल खामोशी और ध्यान से किया जा रहा था। वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए। उसकी नज़र उन काम में लगे हुए डॉक्टर्स पर टिकी थी। उसकी आंखें कह रही थीं कि अगर किसी का हाथ थोड़ा सा भी कांपा तो वह उसकी जान ले लेगा। उसी वक्त सोफा की दूसरी तरफ से एक हल्की आवाज आई। चिया चिंगयुए होश में आ गई थी। वह अचानक उठकर बैठ गई और डर से इधर उधर देखने लगी। शिहान, शिहान कहाँ है? वह ठीक है। उसने उसे गर्म पानी का एक ग्लास दिया। चिया चिंगयुए का पूरा शरीर कांप रहा था। ऊपर देखकर जब उसने शाओची का शांत चेहरा देखा तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने अपना सिर घुमाया और ब्लू वेस्ट्स पहने उन कम्युनिटी डॉक्टर्स को देखा जो उसकी बेटी के आसपास काम कर रहे थे। ये लोग, उसने बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया, पास के कम्युनिटी क्लिनिक के वॉलंटियर्स हैं। वे पास में ही बारिश से बच रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। वे बूढ़े आदमी एक बहुत ही काबिल रिटायर्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के डॉक्टर हैं। वह चीफ रॉयल फिजिशियन जो उस वक्त शिहान को एक्यूपंक्चर दे रहे थे। उनका हाथ कांपा और वह सही जगह निशाना लगाने से चूकते चूकते बचे। एक रिटायर्ड टीसीएम डॉक्टर। चिया चिंगयुए को मेडिसिन की समझ नहीं थी और वह दिमागी और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस शुक्रगुजार होकर सिर हिलाया और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसने उसे देखा और उसकी यादें तुरंत 4 साल पहले चली गईं। उस साल वह एक बार में बहुत ज्यादा नशे में था, जबकि चिया चिंगयुए को एक कॉम्पिटिटर ने नशा दे दिया था। उस रात दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह बस एक अचानक का रिश्ता था। उन्होंने एक दूसरे का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था। उस घटना के बाद वह हमेशा उस औरत को ढूंढता रहा, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। यहाँ तक कि सारे सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दिए गए थे। अब ये सब याद करते हुए और शिहान के साथ अपने खून के रिश्ते को महसूस करते हुए वह तुरंत सब कुछ समझ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उस एक बार से ही प्रेग्नेंट हो जाएगी और चिया चिंगयुए ने अकेले ही इस बच्ची को पाला होगा। होश में आते हुए उसने भारी आवाज में पूछा, क्यों? तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आई? पानी का ग्लास पकड़े हुए चिया चिंगयुए का हाथ रुक गया और उसकी आंखों में हैरानी थी। आपको ढूंढती? आप कौन हैं? उसे अचानक याद आया, सही बात है, उस वक्त उन्होंने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा था। उसे कैसे पता होगा कि वह कौन है? जैसे ही वह समझाने वाला था तभी वे बूढ़े टीसीएम डॉक्टर पास आए। शाओची के इशारे को समझते हुए उन्होंने बिल्कुल सही नाटक किया। बेटा, बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। उसे न्यूमोनिया की वजह से तेज बुखार था। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर इलाज मिल गया। आधे घंटे की भी देरी होती तो दिमाग को नुकसान पहुंच सकता था। बुखार उतर गया है, उसे बस कुछ दिन आराम की जरूरत है। यह सुनकर चिया चिंगयुए बिल्कुल ढीली पड़ गईं। वह लगभग फिर से बेहोश होने वाली थीं। वह बार बार शुक्रिया अदा कर रही थीं, लेकिन वे बूढ़े डॉक्टर थोड़ी देर के लिए रुके। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। शाओची को एक अजीब नजर से देखा और उसे चिया चिंगयुए को देते हुए कहा, जब हमने ब्लड सैंपल लिया था तो मैंने एक जेनेटिक कंपैरिजन टेस्ट भी कर लिया ताकि किसी एलर्जी का पता चल सके। माफ कीजिएगा, मैंने बिना पूछे यह किया। लेकिन इस टेस्ट के नतीजे के हिसाब से चिया चिंगयुए हैरान रह गईं। रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा लिखा हुआ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी लाइन ने उन्हें झटका दे दिया। टेस्ट के नतीजे के मुताबिक शिहान और शाओची के बीच एक असली बाप बेटी का रिश्ता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 99.99% है। सच तो ये है कि ये कोई अचानक किया गया टेस्ट नहीं था। ये तो उसने पहले ही चुपके से करने का पक्का ऑर्डर दिया था। यह एक पैटर्निटी टेस्ट उसके बाद में दिए जाने वाले 1000 समझाने से कहीं बेहतर था। रिपोर्ट को पकड़े हुए चिया चिंगयुए के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने अचानक ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। यह वही था। पिछले 4 सालों में उसने न जाने कितनी बार सोचा था कि वह आदमी कैसा दिखता होगा। शायद कोई गंजा अमीर बिजनेसमैन या कोई खराब डायरेक्टर, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यह होगा। उसने अपने कंधे उचकाए और अपने चेहरे को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह मासूम है पर अपनी जिम्मेदारी समझता है। वैसे मैं भी बहुत हैरान हूँ। उस रात सच में मैं ही था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें और हमारी बेटी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। कुछ सेकंड्स के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया।
शिया चिंग्युए ने अपने होंठ चबाए और उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे वह अंदाजा लगा रही हो कि यह आदमी कितना खतरनाक है। तभी छोटी शिहान सोफा पर थोड़ा हिली। एक बहुत ही कमजोर आवाज आई, मम्मी, पानी। शिया चिंग्युए ने तुरंत वह रिपोर्ट नीचे फेंक दी और भागकर अपनी बेटी के पास चली गई। उसने जमीन पर पड़ी पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पहला कदम पूरा हुआ, रिश्ता पक्का हो गया। मेडिकल टीम के जाने के बाद कमरे में अब सिर्फ वह तीनों ही बचे थे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल थोड़ा बदल चुका था। पानी पीने के बाद शिहान फिर से सो गई। उसका लाल पड़ा चेहरा अब पहले से ठीक लग रहा था, लेकिन शिया चिंग्युए थोड़ी परेशान थी। वह घबराहट में खड़ी हुई और अपने पॉकेट चेक करने लगी। मुझे कितने पैसे देने हैं? मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वह उंगली उठाई। 10,000। शिया चिंग्युए ने चैन की सांस ली। अगर वह थोड़े पैसे उधार लेती तो इतने पैसे जमा कर सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या? शिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 10 करोड़ रुपए लेता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। उस डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची की जान अनमोल है, और जान जब अनमोल है तो 10 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन फिर उसने अपनी आवाज बदली। शिया चिंग्युए के गुस्से और लाचार चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आई। अभी तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है और तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है। एक छोटी बच्ची के साथ सड़कों पर भटकना कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें? मैं कोई बहुत बड़ा भला आदमी नहीं हूँ, तो ये कर्ज अभी के लिए तुम्हारे नाम लिख देते हैं। उसने ऊपर के खाली कमरे की तरफ इशारा किया। दूसरी मंजिल खाली है। जब तक तुम ये 10 करोड़ रुपए वापस करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती, या जब तक तुम शिहान को बचाने के काबिल नहीं हो जाती उन मीडिया वालों से जो तुम्हें परेशान करते हैं, तब तक तुम यहीं रहो। शिया चिंग्युए हैरान रह गई। वह उसके चेहरे को देखकर उसकी चालाकी समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं और उनमें थोड़ा गुस्सा भी था, जैसे वह कह रहा हो कि 2 लोगों का खर्चा उठाना कितना बड़ा झंझट है। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी सोती हुई बेटी को देखा। फिर उसने बाहर के हालात के बारे में सोचा, जहां मीडिया वाले उनका पीछा करने के लिए तैयार खड़े थे, और अपनी कंपनी के बारे में भी सोचा। उसके पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ठीक है, शिया चिंग्युए ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना गुस्सा और जिद्द आ गई। लेकिन मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगी। मैं खाना बनाऊंगी और सफाई करूंगी, और जहां तक पैसों की बात है, मैं उन्हें ब्याज के साथ वापस करूंगी। वह अंदर ही अंदर हंसा। ठीक है। अगले 2 दिनों में उसके छोटे से आंगन में थोड़ी रौनक आ गई, या यूं कहें कि एक अजीब सा तनाव छा गया। हालांकि शिया चिंग्युए वहां रह रही थी, लेकिन वह हर वक्त चौकन्ना रहती थी। वह एक जख्मी जानवर की तरह थी जो उसके घर में बहुत ध्यान से घूम रही थी, ताकि कोई आवाज न हो। उसने दूसरी मंजिल को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती थी, चाहे वह सिर्फ एक सादा दलिया और अचार ही क्यों न हो, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा था। शिहान का बुखार उतर चुका था और वह अब पहले से काफी ठीक थी। ये छोटी बच्ची सिर्फ 3.5 साल की थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि देखकर दुख होता था। उसे पता था कि उसकी मम्मी परेशान है, इसलिए वह कभी जिद नहीं करती थी और न ही रोती थी। वह बस कभी कभी सीढ़ियों के ऊपर छुप जाती और अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से, जो बिल्कुल उसके जैसी थीं, उसे हैरानी से देखा करती थी। ये वही आदमी था जिसे उसे पापा कहना चाहिए था। वह रिश्ता जोड़ने के लिए कोई जल्दी नहीं कर रहा था। वह जानता था कि इस माँ बेटी के लिए भरोसा करना आसान नहीं है, इसलिए वह सही मौके का इंतजार कर रहा था, और वह मौका तीसरे दिन की शाम को आया। उस रात खाने के बाद शिया चिंग्युए को एक फोन आया। हालांकि वह दूसरी मंजिल की बालकनी पर छुप गई थी और उसने खिड़कियां भी अच्छे से बंद कर ली थीं, लेकिन उसकी तेज सुनने की ताकत की वजह से वह एक एक शब्द बिल्कुल साफ सुन सकता था। प्रेसिडेंट जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पैसे देने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। प्लीज मेरे परिवार को परेशान मत कीजिए। क्या? मैंने तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी नहीं किया था। आप लोगों ने नकली साइन किए हैं क्लाइंट्स के साथ जाना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ के आदमी ने शायद कोई बहुत गंदी बात कही थी। शिया चिंग्युए की आवाज गुस्से से कांपने लगी और आखिर में उसकी रोने की आवाज आने लगी। नीचे वह सोफा पर बैठा था और आराम से एक किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसने काफी देर से एक भी पन्ना नहीं बदला था। उसके दिमाग में इस दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सारी बातें याद आने लगीं। इस दुनिया में एंटरटेनमेंट का काम बहुत बड़ा था। बड़े लोगों ने सब कुछ अपने कब्जे में कर रखा था। सिर्फ वही चलता था जो बिकता था। हर जगह बस सस्ते और दिमाग खराब करने वाले गाने ही चलते थे। अच्छे और सच्चे काम को और असली हुनर को दबा दिया जाता था। शिया चिंग्युए, जो अपना खुद का म्यूजिक लिखना चाहती थी और गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी, वह उन बड़े लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। ऊपर से रोने की आवाज अब धीरे धीरे बंद हो गई थी। बहुत देर बाद बालकनी से गुनगुनाने की आवाज आई। वह आवाज बहुत धीमी और टूटी फूटी थी। साथ में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। सिर्फ बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा उसके गाने के साथ चल रही थी। ये वही गाना था जिसने शिया चिंग्युए को इस दुनिया में मशहूर बनाया था। कलर्ड ग्लेज, एक ऐसा गाना जिसे इस दुनिया में पुराने स्टाइल का सबसे बेहतरीन गाना माना जाता था। लेकिन उसके कानों के लिए यह धुन सुंदर तो थी, पर इसमें कोई जान नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत ज्यादा दर्द था। गाने के आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते शिया चिंग्युए की आवाज टूट गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसे गाना नहीं आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जज्बात पूरी तरह टूट चुके थे। गाना अचानक रुक गया
और उसकी जगह रोने और दर्द दबाने की आवाज़ आने लगी। उसने अपनी किताब बंद की, खड़ा हुआ और पढ़ने वाले कमरे की मेज़ की तरफ चला गया। उसने एक साफ और खाली कागज़ को सीधा किया, एक बहुत महंगा मॉन ब्लांक पेन उठाया और बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखने लगा। आखिरी शब्द लिखने के बाद उसने गीली स्याही पर धीरे से फूंक मारी और उस पतले कागज को हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सिया चिंग्युए ने शिएहेन को सुला दिया था और खुद हॉल के एक अंधेरे कोने में अकेली बैठी खाली आंखों से देख रही थी। उसके सामने एक बैंक कार्ड रखा था। इसमें उसकी बची खुची सारी जमा पूंजी थी। उसे नीचे आते देख उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और खड़ी हो गई। मुझे माफ करना, क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई? मैं अभी अपने कमरे में चली जाती हूँ। वह बिना कुछ बोले उसके पास गया। उसने दिलासा देने का एक शब्द भी नहीं कहा। इस वक्त चिया चिंग्युए के लिए दिलासे की बातों का कोई मतलब नहीं था। उसने गाने के बोल और म्यूजिक लिखा हुआ वह कागज आराम से नीचे फेंक दिया। उसने उसे ठीक उसके सामने टेबल पर रख दिया। अगर तुम्हें यह अच्छा लगे तो इसे लेकर गाओ, और अगर अच्छा न लगे तो इसे किसी हिलते हुए टेबल के नीचे लगा देना। यह कहकर उसने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं और सीधा पीठ मोड़कर वापस चल दिया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वह रुका, पर उसकी पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। सन्नाटे में उसकी साफ आवाज गूंजी, हाँ, एक और बात, वहां बैठकर फालतू में रोना बंद करो। मेरी बेटी की माँ एक रानी होनी चाहिए, कोई कमजोर और हारी हुई लड़की नहीं। चिया चिंग्युए वहां हैरान खड़ी रह गई। उसने उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा और फिर टेबल पर रखे उस कागज को देखने लगी। कुछ देर बाद उसने डरते डरते उस कागज को उठाया। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में वह धीरे धीरे उस धुन को गुनगुनाने लगी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, चिया चिंग्युए की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। एक बड़ी सिंगर होने के नाते उसे म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ थी। इस गाने की धुन का बदलना और इसके बोल आज के जमाने के सभी हिट गानों से कहीं ज्यादा बेहतर थे। खिड़की के बाहर अब बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच से चांद की एक किरण निकली और उसके हाथ में पकड़े कागज पर पड़ी। कागज के नीचे कोने में बड़े ही अजीब स्टाइल में एक सिग्नेचर किया हुआ था, जिस पर लिखा था सी। फिनिक्स ट्री एली में सुबह की धूप आने लगी थी। पुराने लकड़ी के फर्श पर धूप और छांव का खेल चल रहा था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में महसूस हो रही थी, जो जंगली फूलों की महक के साथ मिली हुई थी। चिया चिंग्युए पूरी रात एक पल भी नहीं सोई थी। वह बिल्कुल एक ही जगह पर वैसे ही बैठी रही, हॉल के उस पुराने सोफा पर। उसके हाथों ने उस कमजोर कागज को जोर से पकड़ा हुआ था। हाथों के पसीने की वजह से कागज के कोने थोड़े मुड़ गए थे। तुम दूर का रास्ता हो, पहाड़ों के कोहरे में रास्ता दिखाने वाली रोशनी हो। चिया चिंग्युए ने धीरे से इन शब्दों को गुनगुनाया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। क्या यह बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसा नहीं था, जो इस मुश्किल वक्त में रास्ता ढूंढ रही थी? शहान के लिए उसे हर हाल में वह रोशनी बनना ही होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। कोई दूसरी मंजिल से नीचे आ रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे आया। अभी भी उसकी आंखों में नींद थी। उसने शिया चिंग्युए की तरफ देखा, जो अभी भी मूर्ति की तरह सोफा पर बैठी थी। उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या हुआ? क्या बेकार लगा? अगर बेकार है तो इसे कचरे में फेंक दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और लिख दूंगा, जैसे कोई आसान सा गाना। वैसे भी आजकल मार्केट में वही सब चलता है। यह कहते हुए वह सीधा किचन की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में किचन से चावल धोने की आवाज आने लगी। चिया चिंग्युए अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह इतनी तेजी से उठी कि टेबल लगभग गिरने ही वाला था। वह जल्दी से किचन के दरवाजे पर गई और उसे अंडे काटते हुए देखने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में यह गाना तुमने लिखा है? उसने पीठ मोड़कर देखा तक नहीं और उसके हाथ में चाकू तेजी से चलता रहा। उसने अंडे को बराबर 6 टुकड़ों में काट दिया। क्या तुमने सिग्नेचर नहीं देखा? किसी सी नाम के बंदे ने लिखा है। मैं तो बस बीच का आदमी हूँ। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, जैसे मेरा आईडी चेक कर रही हो? चिया चिंग्युए ने हार नहीं मानी। वह कहाँ है? कौन है वह? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस गाने का म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है। इसके बोल और धुन आपस में बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोई आम इंसान ऐसा गाना कभी नहीं लिख सकता। यहाँ तक कि आज के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे वेन शनहाई, वह भी ऐसा शानदार गाना नहीं बना सकते। वह पीछे घूमा। उसने शांति से उस बड़ी सुपरस्टार की तरफ देखा और बोला, असलियत को समझो। अभी तुम पर मेरा 100 मिलियन का कर्ज है, और साथ में घर का किराया और बाकी खर्चे अलग। मैंने तुम्हें यह गाना इसलिए दिया है ताकि तुम पैसे कमा सको और अपना कर्ज चुका सको। रही बात लिखने वाले की, तो वह जो कोई भी हो, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बस मुझे एक बात बताओ, क्या इस गाने से अच्छा पैसा मिल सकता है? क्या यह तुम्हारे बंद होते हुए स्टूडियो को दोबारा खड़ा कर सकता है? वह बिल्कुल आम कपड़े पहने हुए था। एक पुराने और टूटे फूटे घर में रह रहा था। यहाँ तक कि उसे सुबह के नाश्ते की भी चिंता थी। फिर भी जब उसने एक ऐसे शानदार गाने के बारे में बात की जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला सकता था, तो उसका यह बेपरवाह अंदाज देखकर उसे अजीब सा लगा और उसके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। चिया चिंग्युए ने एक गहरी सांस ली और उस कागज को अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया। अगर यह गाना बाहर आया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा सबसे आगे निकल जाऊंगी। फिर अचानक उसकी आंखें उदास हो गईं। लेकिन अभी मुझे पूरे इंटरनेट पर बैन किया गया है। शिनहुआंग एंटरटेनमेंट ने सभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और म्यूजिक कंपनी को कह दिया है, कोई भी मेरे साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगा और न ही कोई मेरा गाना निकालेगा। गाना चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर वह लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया तो वह बस एक रद्दी कागज है। यह सुनकर वह हल्का सा हंसा और बोला,
बैन करना? ये बैन करना सिर्फ कमजोर लोगों पर चलता है। जब तुम्हारा टैलेंट सबसे बड़ा होगा तो ये बड़े पैसे वाले लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। वह तुरंत वापस आएंगे और तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। फिर उसने एक कटोरी दलिया निकाला और उसे जियाई चिंग्युए को दे दिया। पहले खा लो। जंग लड़ने के लिए पेट भरा होना जरूरी है। रही बात रिकॉर्डिंग स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसकी चिंता बाद में करेंगे। क्या पता आज किसी स्टूडियो के मालिक का दिमाग घूम जाए और वह तुम्हारा काम ले ले। शिया चिंग्युए ने दलिया की कटोरी ले ली। उस दलिया की गर्मी उसकी हथेलियों में महसूस होने लगी, जिससे उसका शरीर, जो पूरी रात ठंड से कांप रहा था, आखिरकार थोड़ा गर्म होने लगा। तभी सीढ़ियों से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। मॉमी, डैडी। शिहान, जिसने गुलाबी रंग का बनी पजामा पहना था, अपनी नींद से भरी आंखें मलते हुए नीचे भागकर आई। उसका बुखार अब पूरी तरह उतर चुका था और उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें काले अंगूर की तरह चमक उठीं। उसने पहले कभी किसी को डैडी नहीं कहा था, लेकिन शायद यह खून का रिश्ता था, या फिर उस रात का उसका प्यार से गले लगाना, जिसकी वजह से वह अपने आप उस पर भरोसा करने लगी। ओ मेरी छोटी प्रिंसेस। उसने अपने हाथ का कपड़ा नीचे रखा, आगे बढ़ा और शिहान को गोद में उठा लिया। उसे हवा में ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। हा हा हा, इतना ऊपर? डैडी, मैं बहुत ऊपर उड़ रही हूँ। शिहान खिलखिलाकर हंसने लगी, एक ऐसी प्यारी आवाज जो किसी भी दुख को दूर कर दे। शिया चिंग्युए यह सब देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। पिछले 4 साल से वह शिहान को लेकर यहाँ वहाँ छिप रही थी। बच्ची आज से पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। एक पिता की जो कमी हमेशा थी, वह अब उसने पूरी तरह से दूर कर दी थी। उसने शिहान को एक ऊंची कुर्सी पर बिठाया और उसके बिखरे बालों को देखकर बोला, रुको, अब डैडी को अपना कमाल दिखाने दो। उसने टेबल के नीचे से एक कंघी निकाली और न जाने कहां से कुछ रंग बिरंगे हेयर बैंड्स भी निकाल लिए। शिया चिंग्युए बस कहने ही वाली थी कि मैं करती हूँ, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। जो हाथ अभी कुछ देर पहले मीट काटने वाला चाकू चला रहे थे और जिन हाथों ने शायद अरबों डॉलर के डील साइन किए थे, वह अब बड़े अजीब तरीके से, लेकिन बहुत ही प्यार से शिहान के नरम बालों को संवार रहे थे। ये बाईं तरफ वाला हिस्सा, इसको यहाँ घुमाते हैं। नहीं, ये गलत है, ये दाईं तरफ होगा, वह खुद से धीरे से बोला। उसके माथे पर थोड़ा पसीना भी आ गया। यह काम उसके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल था जब वह पहले के दिनों में 30 अरब डॉलर की बड़ी बिजनेस मीटिंग में बैठता था। शिहान चुपचाप बैठी रही और उसे अपने बाल बनाने दिए। उसके हाथ में आधा नमकीन अंडा था जिसे वह खा रही थी और उसके पूरे मुंह पर तेल लग गया था। 10 मिनट बाद एक टेढ़ी मेढ़ी हेयर स्टाइल बनकर तैयार हुई, जो मुश्किल से 2 छोटी जैसी लग रही थी। बिल्कुल सही। उसने अपने काम को देखा और खुशी से अपना सिर हिलाया। उसके दिल के अंदर से जो खुशी निकल रही थी, वह किसी बड़ी पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत थी। शिया चिंग्युए अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आधे महीने में यह पहली बार था जब वह दिल से हंसी थी। तुम क्यों हंस रही हो? उसने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया। इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, शायद कुछ लाख युआन हैं। इसका पासवर्ड तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, और हाँ, इसका पासवर्ड 6 बार 8 नहीं है। उसने आराम से कहा, इसे लो और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेंट पर ले लो। बड़ी कंपनीज के पास मत जाना। किसी पुरानी और छिपी हुई गली में कोई छोटा स्टूडियो ढूंढो। वह थोड़ा पुराना जरूर होगा, पर वहां कोई तुम पर नजर नहीं रखेगा। शिया चिंग्युए हैरान रह गई। वह कार्ड को घूरने लगी। कुछ लाख युआन, एक आम इंसान के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। मैं यह नहीं ले सकती। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने गुस्से से देखा और बोला, मैं नुकसान का सौदा नहीं करता। अगर यह गाना हिट हो गया तो मैं इसका 50% हिस्सा लूंगा। वैसे तो इतना बड़ा हिस्सा मांगना एक तरह की लूट थी, लेकिन शिया चिंग्युए को यह सुनकर किसी मदद से ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि यह एक बराबर का सौदा था, कोई भीख नहीं। ठीक है। शिया चिंग्युए ने कार्ड रख लिया। उसने पक्के इरादे से कहा, अगर यह गाना नहीं चला तो मैं अपना खून बेचकर भी तुम्हारे पैसे चुकाऊंगी। खून बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना दलिया का कटोरा उठाया, एक बड़ा निवाला लिया और मुंह में खाना लिए हुए ही बोला, अगर गाने से तुम्हारी आवाज खराब हो गई तो असली नुकसान मेरा होगा। और हाँ, खाना खाकर जल्दी से जाओ। मुझे और शिहान को कार्टून देखते वक्त परेशान मत करना। शिया चिंग्युए ने उन दोनों को देखा, एक बड़ा और एक छोटा, जो सिर झुकाकर दलिया खा रहे थे। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। शिहान के लिए, इस परिवार के लिए और इस कागज के टुकड़े के लिए। उसे यह जंग हर हाल में जीतनी ही थी। लेकिन जैसे ही शिया चिंग्युए जल्दी में वहां से गई, घर का वह खुशनुमा माहौल अचानक खत्म हो गया। उसने अपना कटोरा नीचे रखा, एक बार फिर वही पुराना नोकिया फोन उठाया और आंगन में लगे फीनिक्स ट्री के पास चला गया। कॉल कनेक्ट हुई। ओल्ड चेन। बॉस, हुक्म कीजिए। पता करो, क्या बेजिंग शहर में चिंगलंग नाम का कोई पुराना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है? उसके मालिक का नाम छू है। वह पहले शिनहुआंग का सबसे बड़ा साउंड इंजीनियर था। फिर उसने प्रेसिडेंट जाओ से दुश्मनी ली और उसने उसका एक पैर तोड़ दिया। अब वह वहां छिपकर एक छोटी सी दुकान चला रहा है। हाँ बॉस, वह ओल्ड टाउन की गली नंबर 13 में है। ठीक है। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, जिसमें कोई डर या गुस्सा नहीं था। उस चू नाम के आदमी को कॉल करो। उससे कहो कि आज चाहे कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए आए, चाहे खुद भगवान भी उसे रोकने की कोशिश करें, उसे मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोलना ही होगा। और हाँ, उसके सारे पुराने और बेकार इक्विपमेंट को बाहर फेंक दो। उसकी जगह एक नया नीव ADRS कंसोल लगाओ और माइक के लिए नेपल्स म्यूजियम वाला असली माइक लेकर आओ।
मुझे कोई मतलब नहीं तुम कैसे करोगे। अगर जरूरत पड़े तो इसे हवा से मंगवाओ, कुछ भी करना पड़े करो। 1 घंटे के अंदर मुझे वह सारा सामान उस बेकार से स्टूडियो में सेट चाहिए। फोन के दूसरी तरफ ओल्ड चेन 2 सेकंड के लिए चुप हो गया, जैसे वह इस अजीब मांग के बारे में सोच रहा हो। फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, समझ गया। और बॉस, चिन्हुआंग एंटरटेनमेंट के बारे में। कोई जल्दी नहीं है। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बारिश के बाद साफ हुआ आसमान बहुत ही नीला और सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्हें कुछ दिन और उछलने दो, एक बार चिंग युए की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए। यह उन्हें सिखाएगा कि असली असरदार हमला कैसा होता है। इस दुनिया में अगर मैं किसी को स्टार बनाना चाहता हूँ तो भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। गली नंबर 13, ओल्ड टाउन, बेजिंग सिटी। यहाँ की गलियां तंग और भीड़ भाड़ वाली थीं। दीवारों पर छोटे छोटे पर्चे चिपके हुए थे जिन पर नकली डिग्री और मोहर लगाने के विज्ञापन थे। हवा में हल्की बदबू थी और सस्ती सिगरेट की महक थी। चिया चिंगयुए ने मास्क और चश्मा पहना हुआ था और अपनी टोपी को नीचे तक खींच लिया था। उसने कागजात वाले बैग को अपने सीने से कसकर लगाया हुआ था। उसकी उंगलियां बैग की तन्नी को जोर से पकड़े हुए थीं। अपनी याददाश्त के सहारे उस पते पर चलते हुए चिया चिंगयुए रुक गई, एक बेसमेंट के दरवाजे के सामने जहां चिंगलांग इंस्ट्रूमेंट्स का बोर्ड लगा था। वह बोर्ड बहुत पुराना था और आधा टूटकर गिर रहा था। दरवाजे पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। एक बार देखकर ही पता चल रहा था कि इसकी देखभाल नहीं हुई थी। यह जगह पहले बेकार हो चुके सिंगर्स का ठिकाना हुआ करती थी और पूरे बेजिंग शहर में यही एक अकेली जगह थी जो शायद उसका काम करने की हिम्मत कर सकती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का मालिक ओल्ड चू बहुत ही अजीब और जिद्दी किस्म का आदमी था। और सबसे बड़ी बात, उसकी शिन्हुआंग एंटरटेनमेंट के साथ पुरानी दुश्मनी थी। चिया चिंगयुए ने धीरे से दरवाजा खोला। सीलन और सिगरेट के धुएं की तेज बू उसके चेहरे पर आई, जिससे उसे खांसी आने लगी। उस अंधेरे बेसमेंट में उसे कोने में पड़ा कचरा मुश्किल से दिख रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल सफेद थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, एक फटे हुए सोफा पर लेटा सिगरेट पी रहा था। उसके बाएं पैर के पास एक लाठी रखी थी। वह बहुत आलसी और हारा हुआ लग रहा था। हम बंद हैं, कोई ग्राहक नहीं चाहिए। ओल्ड चू ने ऊपर देखने की कोशिश भी नहीं की और आराम से धुएं के छल्ले बनाने लगा। धुआं उस अंधेरी रोशनी में फैल गया, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। चिया चिंगयुए ने अपना मास्क हटाया, जिससे उसका थका हुआ चेहरा सामने आया, लेकिन वह अब भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। मिस्टर चू, ये मैं हूँ, चिया चिंगयुए। ओल्ड चू के हाथ अचानक कांपे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखों में पहले तो हैरानी साफ दिखी, लेकिन तुरंत ही उसकी जगह मजाक ने ले ली। तो तुम तो वही बड़ी पॉप डीवा हो, क्या हुआ? शिन्हुआंग के महंगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अब तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए जगह नहीं बची, जो तुम मेरे इस छोटे से घर में भाग कर आई हो। चिया चिंगयुए को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वह ओल्ड चू के गुस्से को अच्छी तरह समझती थी। उसे यह भी पता था कि कैसे सालों पहले प्रेसिडेंट जाओ की पत्नी ने उसका पैर तुड़वा दिया था। उस मजाक के पीछे एक दर्द और मजबूरी छिपी थी। चिया चिंगयुए ने सीधे मुद्दे की बात की। उसकी तरफ बिना रुके देखते हुए कहा, मिस्टर चू, मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ओल्ड चू जोर से हंसा और अपनी लाठी के सहारे धीरे से खड़ा हुआ। उसका बायां पैर थोड़ा खराब था। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है कि हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। जो भी तुम्हारी मदद करेगा वह प्रेसिडेंट जाओ से दुश्मनी लेगा। भले ही मैं उस कमीने से नहीं डरता, लेकिन मुझे अपना पेट पालने के लिए इस जगह को चलाना पड़ेगा। और वैसे भी क्या तुम्हारे पास गाने के लिए कोई गाना बचा भी है? चिया चिंगयुए ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपने सीने से लगे कागजात में से एक पन्ना निकाला और उसे दे दिया। अगर आप इसे पढ़ने के बाद भी मना कर देंगे तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। ओल्ड चू ने बिना किसी ध्यान के वह पन्ना लिया और बड़बड़ाने लगा। ऐसा कौन सा बेकार गाना है जिसे इतना छिपा कर रखा है? जैसा आप चाहें, क्या ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? उसने बस ऐसे ही गाने की पहली लाइन पर नजर डाली। 3 सेकंड, सिर्फ 3 छोटे सेकंड। ओल्ड चू के चेहरे का वह मजाकिया अंदाज तुरंत गायब हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसका सीना जोर जोर से चलने लगा। एक पुराने बड़े साउंड इंजीनियर होने के नाते उसे संगीत की अच्छी समझ थी। एक नजर में ही वह गया कि यह कितना बड़ा गाना है। ओल्ड चू ने एक गहरी सांस ली और अचानक चिया चिंगयुए की कलाई पकड़ ली। उसने बहुत जोर से पकड़ा था और उसके चेहरे पर जल्दी और खुशी साफ दिख रही थी। हम रिकॉर्ड करेंगे, हम अभी रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऐसा गाना दबा रह गया तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। मेरे इस बेकार से स्टूडियो में इस गाने का रिकॉर्ड होना मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद जैसा है। उसने लाठी के सहारे चलते हुए यह कहा और रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुका और अपना सिर पीट लिया। अरे यार, मेरा माइक पिछले हफ्ते टूट गया था और मुझे उसे ठीक करने का मौका नहीं मिला। अभी की आवाज इस गाने के लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी वक्त काले सूट में कुछ लोग सफेद दस्ताने पहने हुए भूत की तरह बेसमेंट के दरवाजे पर आ गए, जिससे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। चिया चिंगयुए और ओल्ड चू दोनों चौकन्ने हो गए और तुरंत सावधान हो गए। लाओ चू ने तुरंत पास पड़ी एक लाठी उठाई और शिया यी गुई को अपने पीछे छुपा लिया। वह आने वालों को गुस्से से देखने लगा। उसका बोलने का तरीका बहुत गुस्से भरा था। उनका लीडर जो काले कपड़ों में था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने उनकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। वह बस रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। उसके पीछे 2 मजदूर एक बड़ा लोहे का डिब्बा उठाए हुए थे। वह दोनों अंदर आए। जब उन्होंने उस भारी डिब्बे को जमीन पर रखा तो एक हल्की सी आवाज आई, मिस्टर चू,
किसी ने यह सामान ऑर्डर किया था और उन्होंने इसे यहीं पहुंचाने के लिए कहा था। यह बोलकर वह काले कपड़ों वाला आदमी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। मजदूरों ने जल्दी से डिब्बा खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला और फोम को हटाया, एक पुराने जमाने का माइक्रोफोन जो चमक रहा था धीरे धीरे सामने आया। लौतरे की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। यह एक लिमिटेड एडिशन U47 था। पूरी दुनिया में ऐसे 5 से भी कम माइक्रोफोन है। यहाँ तक कि बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के पास भी ये नहीं होगा। ये किसने भेजा है? काले कपड़ों वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस घूमा और शाओया चिंग्युए के पास गया और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दे दिया। फिर वह और मजदूर चुपचाप वहां से चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे अचानक आए थे। शिया याकिंग युए ने वह कागज ले लिया। उस पर एक जानी पहचानी लिखावट में एक लाइन लिखी थी, अच्छा काम करने के लिए पहले अपने हथियार अच्छे करने पड़ते हैं। मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करो, बस दिल खोलकर गाओ। कोई नाम नहीं था, कोई और बात नहीं थी, लेकिन जिया चिंग्युए ने देखते ही इसे पहचान लिया। उसी वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए जो उसके गालों से बहने लगे और कागज पर गिरकर लिखी हुई इंक को फैलाने लगे। तो उसने पहले से ही सब तैयार कर रखा था। वह कहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता था कि यह बस एक कर्ज चुकाने के लिए है, लेकिन उसके पीछे वह चुपचाप उसके लिए रास्ता बना रहा था। यहाँ तक कि उसने इस खास सामान का भी इंतजाम कर दिया। बच्चे, लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी मदद कर रहा है। लाओ चू ने माइक्रोफोन की तरफ देखा, फिर वापस GIG@CNUA की तरफ देखा। उसने उसकी लाल आंखें और चेहरे के भाव को देखा। वह तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और नए जोश के साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसी बीच जांगचंग शहर के बीचों बीच बादलों को छूती हुई एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर्स था और यह उसका असली राज्य था। भले ही वह इस वक्त वुतोंग एली के एक पुराने आंगन में था, अपनी बेटी शाहान के साथ स्पंजबॉब कार्टून देख रहा था, लेकिन उसकी मर्जी यहाँ बिल्कुल सही तरीके से पूरी की जा रही थी। एक बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने लाओ चेन सुकून से ऑर्डर्स दे रहा था। वहां बैठे बहुत सारे बड़े हैकर्स और मार्केट चलाने वालों को पूरे हॉल के अंदर सिर्फ कीबोर्ड के चलने की आवाज आ रही थी। वहां का माहौल बहुत गंभीर था। बॉस का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, ये कोई खरीदारी नहीं है, ये एक इन्फिल्ट्रेशन है। सारे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के बैकएंड को लॉक कर दो, उनके रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को अपने कब्जे में ले लो। आज रात 8 बजे लोग चाहे कुछ भी सर्च करें, अगर वे सुअरों का खाना भी ढूंढ रहे हों तो भी रिकमेंडेशन लिस्ट में पहले नंबर पर मिस शिया किन्युआ का नया गाना एज यू विश ही आना चाहिए। दूसरा, उन फेक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन शुरू करो। वे 2 मिलियन फेक अकाउंट्स जो प्रेसिडेंट जाओ ने खरीदे थे, मुझे वे सारे अकाउंट्स 1 घंटे के अंदर बैन चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी बात, बॉस ने कहा है इस गाने से होने वाली कमाई का एक एक पैसा सीधा ट्रांसफर होना चाहिए। छोटी जॉश अहोन के ट्रस्ट फंड में एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लाओचन की आवाज में बहुत दम था। आज रात हम पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक सबक सिखाएंगे, एक ऐसा सबक जो वे कभी नहीं भूलेंगे कि जब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की औरत से पंगा लेते हो तो क्या होता है और उसके बाद क्या अंजाम होता है। 7:55 पर बेसमेंट के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर का माहौल बहुत गर्म था। लाओ चू के हाथ, जिन्होंने जिंदगी भर बड़े बड़े मिक्सिंग कंसोल्स चलाए थे और कभी नहीं कांपे थे, उन पर अब हल्का सा पसीना आ गया था। वह स्क्रीन पर चल रहे अपलोड प्रोग्रेस बार को ध्यान से देख रहा था। उसका पूरा ध्यान वहीं था। क्या तुम श्योर हो कि हमें किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है? शी एंड जिंग युए उसके पास एक पुरानी चेयर पर बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उसका बोलने का तरीका थोड़ा परेशान और घबराया हुआ था। नए गाने को रिलीज करने से पहले कम से कम 1 हफ्ते तक उसका प्रचार करना पड़ता है, आर्टिकल्स लिखवाने पड़ते हैं, ट्रेंडिंग में लाना पड़ता है और तारीफ करने के लिए लोगों को रखना पड़ता है, फैंस से अच्छे कमेंट्स करवाने पड़ते हैं। लेकिन इस बार मेरे पास कुछ नहीं है। शिनहुआंग एंटरटेनमेंट ने पहले ही कह दिया है कि वे मुझे हर जगह से बैन कर देंगे। इस वक्त मैं एक सुनसान आइलैंड पर अकेली खड़ी हूँ। अगर मैं चिल्लाऊंगी भी तो कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब लाओ चू ने नहीं दिया था, बल्कि उसने दिया जो न जाने कब से चुपचाप बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। उसके एक हाथ में छोटी शिहान थी जो मजे से लॉलीपॉप खा रही थी और दूसरे हाथ में गर्म गर्म रोस्टेड चेस्टनट्स का एक बैग था। एक अच्छा गाना सोने की तरह होता है, अगर तुम उसे मिट्टी में भी फेंक दोगे तो भी वह चमकेगा। उसने एक चेस्टनट निकाला और प्यार से शिहान के मुंह में डाल दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसे भी आज रात हवा हमारे ही साथ है। डिंग, एक आवाज आई। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अपलोड सक्सेसफुल, आर्टिस्ट जाया चिंग्युए। उसी वक्त यहाँ से बहुत दूर जिंगजो में ईट द पेंगुइन म्यूजिक के हेडक्वार्टर्स में शाओली नाम का एक एम्प्लॉई अपना काम छोड़कर खाना ऑर्डर करने ही वाला था। जैसे ही उसकी उंगली फोन की स्क्रीन पर टच हुई, मॉनिटरिंग स्क्रीन पर डेटा का ग्राफ अचानक एकदम सीधा ऊपर चला गया। यह बढ़ाव सच में डराने वाला था। ये क्या हो रहा है? क्या सर्वर खराब हो गए हैं? चावली के मुंह से उसकी कोला गिरते गिरते बची। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। बैकएंड का रियल टाइम ट्रैफिक पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह ट्रैफिक जो बड़े बड़े स्टार्स को मिलना चाहिए था या फिर मशहूर गानों को मिलना चाहिए था, उसे अचानक किसी अनजान ताकत ने रोक लिया और जबरदस्ती उसका रास्ता मोड़ दिया। सारा ट्रैफिक एक ही जगह जमा होने लगा
और उस लिंक पे चला गया जिसे अपलोड हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। एक कॉलेज के हॉस्टल में एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लिश ऑडियो ढूंढ रहा था। तभी उसके हेडफोन्स में एक बहुत ही प्यारी धुन बजने लगी जिसने उसकी पढ़ाई को रोक दिया। एक ऑफिस में रात भर काम करने वाली एक लड़की ने नींद न आने पर सुकून देने वाला म्यूजिक ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे एज यू विश नाम का एक गाना मिला। मैनेजर सर, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लगता है हमारा मेन सिस्टम हैक हो गया है। चावली डर के मारे चिल्ला उठा, उसकी आवाज में घबराहट थी। टेक्निकल डायरेक्टर भागते हुए वहां आया। उसने जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। पहले उसे शक हुआ, फिर वह हैरान रह गया और आखिर में उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोरी से अपनी चेयर पर बैठ गया और धीरे से बोला, ये कोई हैकर नहीं है, ये कोई साइबर अटैक नहीं है, ये तो पैसे की असली ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ बेसमेंट के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वह एक पुराने सोफा पर बैठा जिया चिंगुए को देख रहा था, जो घबराहट में अपने फोन पर पेज को बार बार रिफ्रेश कर रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, कोई घबराहट नहीं थी। 1 मिनट हो गया है और सिर्फ 3 व्यूज हैं, और वह भी हमने खुद ही क्लिक किए हैं। जिया चिंगुए ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में निराशा थी। लगता है कोई चमत्कार नहीं होने वाला। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे की उदासी अचानक हैरानी में बदल गई। पेज रिफ्रेश होते ही व्यूज 3 से सीधा 30,000 हो गए। पलकें झपकते ही वह नंबर और बढ़ गया और 3 लाख तक पहुंच गया। कमेंट सेक्शन जो बिल्कुल खाली था, कुछ ही सेकंड्स में भर गया। वहां 999 से ज्यादा कमेंट्स दिख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ जबरदस्ती लाया गया ट्रैफिक नहीं था, बल्कि ये उस गाने की कमाल की क्वालिटी का असर था। शहर के हर कोने में बहुत से लोगों को जबरदस्ती वह ऐड दिखाया गया। पहले तो वे गुस्सा हुए कि ये कोई फालतू ऐड है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाने की पहली लाइन सुनी, जैसे ही पहली धुन बजी, उन्होंने अपने हाथ रोक लिए जो ऐड को हटाने वाले थे। मेट्रो के अंदर एक आदमी जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था और जो बहुत थका हुआ था, उसे अपने अंदर एक नई उम्मीद महसूस हुई। ट्रेन की खिड़की से बाहर आती जाती लाइट्स को देखते हुए उसके अंदर दबे हुए सारे जज्बात अचानक बाहर आ गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके आंसू बहने लगे। हॉस्पिटल के रास्ते में एक बेटी जो रात भर अपने बीमार पिता के पास बैठी थी, उसने जब गाने के बोल सुने तो वह अपना दर्द रोक नहीं पाई। उसने अपना मुंह बंद किया और रोने लगी। अपनी डेस्क पर बैठा एक स्टूडेंट जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था, उसे इस गाने से आगे बढ़ने की हिम्मत मिली और उसने एक बार फिर अपना पेन मजबूती से पकड़ लिया। कमेंट सेक्शन में जैसे तूफान आ गया। कमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ये किस तरह का कमाल का गाना है? मैं मान ही नहीं सकता कि अभी तक किसी ने यह गाना नहीं सुना। मैं तो इस प्लेटफॉर्म को गाली देने वाला था कि मुझे फालतू गाना दिखा रहा है, लेकिन सुनने के बाद मैं इस गाने का फैन हो गया हूँ। यह दिल को छू गया। क्या यह सच में जिया चिंगुए है? वही स्टार जिसे उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बुरा भला कहा गया था। मेरी जान, इसकी आवाज़ तो सच में जन्नत जैसी है। क्या सिर्फ मैंने ही ध्यान दिया कि इस गाने को लिखने और बनाने वाला सी है? यह सी जरूर कोई बड़ा उस्ताद है। इस गाने की एक एक लाइन सीधा दिल पर लगती है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर एज यू विश गाने ने एक शानदार वापसी की। ये नए गानों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में भी नंबर 1 पर, और ट्रेंडिंग लिस्ट में भी नंबर 1 पर आ गया। उसने हर एक म्यूजिक चार्ट पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ शिनहुआंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट जाओ हाथ में महंगी रेड वाइन का ग्लास लिए खड़ा था। वह खिड़की से बाहर शहर के नज़ारे को घमंड से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। आज रात उसने अपने नए लड़कियों के ग्रुप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। उसका मकसद जिया चिंगुए की बर्बादी का फायदा उठाना था, ताकि वह पूरी तरह उसकी जगह ले सके और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना कब्जा कर सके। प्रेसिडेंट जाओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसकी सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाने की जहमत भी नहीं की और घबराहट में सीधा कमरे के अंदर आ गई। वह इतनी तेजी से भागी कि उसकी एक सैंडल निकल गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? क्या आसमान टूट पड़ा है? प्रेसिडेंट जाओ ने गुस्से से देखा और अपनी वाइन का एक घूंट लिया। उसका घमंड अभी भी वैसा ही था। वह जिया चिंगुए। सेक्रेटरी ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, उसने अभी एक नया गाना निकाला है। और तो क्या हुआ अगर उसने गाना निकाला? प्रेसिडेंट जाओ ने गुस्से से कहा। मैंने पहले ही सबको बोल दिया है। इस इंडस्ट्री में किसकी हिम्मत है जो उसके गाने को प्रमोट करे? मुझे नहीं लगता कि कोई उसके गाने को सुनेगा भी। उसने गुस्से में सेक्रेटरी के हाथ से टैबलेट छीन लिया और बिना ध्यान दिए स्क्रीन पर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुंह में जो रेड वाइन थी वह सीधा उस महंगे टैबलेट की स्क्रीन पर गिर गई। ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट जाओ अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसका घुटना जोर से डेस्क के कोने से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा बिगड़ गया और उसका खुद पर से कंट्रोल बिल्कुल खो गया। गुस्से और हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्यूक्यू म्यूजिक पागल हो गया है? क्या नेटीज क्लाउड का दिमाग खराब हो गया है? क्या उन्हें शिनहुआंग से दुश्मनी लेने का डर नहीं है? उसने जल्दी से अपने डेस्क पर रखा फोन उठाया और गुस्से में बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के बॉस लोगों को फोन लगाने लगा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हेलो प्रेसिडेंट वांग, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या हमने जिया चिंगुए को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला नहीं किया था? बीप बीप बीप। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस फोन कटने की आवाज आई। किसी ने फोन नहीं उठाया।
या फिर किसी की फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रेसिडेंट जाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराहट में एक के बाद एक 12 से ज्यादा लोगों को फोन लगाया। आखिरकार एक छोटे प्लेटफॉर्म के बॉस ने फोन उठाया। वह बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। उसकी आवाज से उसका डर साफ पता चल रहा था। ओल्ड जाओ, अब इस बारे में मत पूछो, हम ये सब नहीं करना चाहते थे। ये ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर से? कौन? ब्यूरो ऑफ कल्चर? प्रेसिडेंट जाओ ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। उससे भी बहुत ऊपर। उस आदमी की आवाज डर से कांप रही थी। मुझे अभी खबर मिली है कि वॉल स्ट्रीट की बहुत बड़ी कंपनियों ने सीधे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बनाया है। जो भी इस गाने को हटाने की कोशिश करेगा, कल तक उनकी कंपनी के शेयर्स की कीमत आधी हो जाएगी। ओल्ड जाओ, अब तुम अपना ध्यान खुद रखो। जियाचिंग युए के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। और अचानक फोन कट गया। उसके कान में बस फोन कटने की आवाज गूंजती रही। प्रेसिडेंट जाओ कमजोरी से अपनी चेयर पर गिर गया। एक बड़ी ताकत? वह औरत जो एक नाजायज बच्चे को लेकर घूमती है और इतनी गरीब है कि झोपड़पट्टी में रहती है, उसके पीछे कौन सी बड़ी ताकत हो सकती है? अगर सच में ऐसा होता तो वह पिछले 4 सालों से ऐसी बुरी जिंदगी क्यों जी रही होती और मुझे अपने साथ जो चाहे वह करने दे रही होती? प्रेसिडेंट जाओ की आंखों में एक पागलपन और गुस्सा चमक उठा। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं जाओ ही सबसे बड़ा भगवान हूँ। उसने अचानक गुस्से से अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ी डर से कांप रही थी। वह अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाया, अभी के अभी ब्लैक वॉलनट स्टूडियो से बात करो। जियाचिंग युए के बारे में हर एक बुरी खबर ढूंढ निकालो, खासकर उसके उस नाजायज बच्चे के बारे में। मैं चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेट को पता चले कि ये गाना एक बेशरम औरत ने गाया है। फिर देखते हैं कि वह इससे कैसे बचती है। वुटोंग एली के एक छोटे से आंगन में बारिश के बाद की चांदनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जो पत्थर के रास्ते पर एक हल्की और प्यारी रोशनी डाल रही थी। हवा में मिट्टी और ताजी घास की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी। जियाचिंग युए आंगन में एक पत्थर के बेंच पर बैठी हुई थी। वह अपने फोन पर गाने के व्यूज और कमेंट्स को तेजी से बढ़ते हुए देख रही थी। वह पूरी तरह से हैरान और खोई हुई थी। नंबर 1, ये सच में नंबर 1 पर है, वह धीरे से खुद से बोली कि आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। वह एक छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ था और बड़े ध्यान से सिया शिहान को सिखा रहा था कि एक चेस्टनट को बिना तोड़े पूरी तरह से कैसे छीलना है। जियाचिंग युए की बातें सुनकर उसने ऊपर देखा तक नहीं। उसने बस आराम से कहा, इससे बस ये पता चलता है कि सुनने वाले इस बार बहरे नहीं हैं। शुक्रिया। जियाचिंग युए ने घूमकर अपने सामने बाप और बेटी के इस प्यारे नज़ारे को देखा। उसके दिल में दबे हुए जज्बात अब और नहीं रुक सके। उनकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। ये आंसू टॉप पर वापस आने की खुशी के नहीं थे, बल्कि इस सुकून के थे कि कोई चुपचाप उसकी हिफाजत कर रहा है। इस एहसास ने उसे अंदर से बहुत हिम्मत दी। मुझे शुक्रिया मत कहो। उसने एक अच्छे से छीला हुआ चेस्टनट जिया शिहान के मुंह में डाल दिया और फिर धीरे से खड़ा हो गया। वह जियाचिंग युए के पास गया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसका ये तरीका बहुत ही प्यारा और आम था। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी लग रही थीं। अगर तुम किसी को शुक्रिया कहना चाहती हो तो खुद को कहो, क्योंकि तुमने ही इस गाने को इतना खूबसूरत गाया है। और वैसे भी ये तो बस शुरुआत है। डीवा जिया, तुम खुद को तैयार कर लो। आज रात तो बस शुरुआत है। कल तुम्हारे दुश्मन गुस्से से पागल हो जाएंगे। क्या तुम डर रही हो जियाचिंग युए? जियाचिंग युए ने उसकी आंखों में देखा, जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार लग रही थीं, जो जिंदगी के हर बड़े तूफान से लड़ सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की कमजोरी को दूर करते हुए उसकी आंखों में एक नया भरोसा दिखने लगा। मुझे डर नहीं लगता। अगली सुबह जल्दी ही धूप बहुत तेज निकल आई थी, लेकिन इंटरनेट के अंधेरे कोनों में एक बड़ी साजिश का तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा था। लेकिन उनका गाना अभी भी सबसे ऊपर चल रहा था। उस गाने को सुनने वालों की गिनती 500 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। हर बड़ी सड़क और छोटी गली में, शॉपिंग मॉल से लेकर हेयर सैलून्स तक, बस यही एक गाना बार बार बज रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगीं जो बहुत तेजी से वायरल हो रही थीं, जैसे कि जियाचिंग युए के नाजायज बच्चे का सच सामने आ गया और इस सीधी सादी सिंगर का असली चेहरा सबके सामने आ गया। आपकी मर्जी के मुताबिक गंदा सौदा पीछे छूट गया है। एक अनजान शुगर डैडी बेकार हो चुके आर्टिस्ट्स को चर्चा में रख रहा है। इसमें धुंधली और चोरी छिपे ली गई कई फोटोज सामने आई हैं, जिसके साथ भड़काऊ बातें भी लिखी हुई थीं। यहाँ तक कि कुछ अंदर के लोगों ने खबरें लीक की हैं। उनका दावा है कि 4 साल पहले जियाचिंग युए ने आगे बढ़ने के लिए अपना जिस्म बेचा था और अचानक प्रेग्नेंट होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। कमेंट सेक्शन में लोगों की बातें अचानक बदल गईं। जो लोग कल रात तक उसे देवी कह रहे थे, वो अब बॉट आर्मीज के बहकावे में आकर सब कुछ खराब कर रहे हैं। हर तरफ गंदी गालियां और बद्दुआएं सुनाई देने लगीं। छोटे से आंगन में फोन पकड़े हुए जिया चिनुआ के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार वही हुआ। वह खुद पर होने वाले हमले तो सह सकती थी, लेकिन शिहान पर हमला। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे आराम से सबसे दूर वाले कोने में फेंक दिया, सोफा के। इसे देखना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। वो शिहान को गालियां दे रहे हैं, वो उसे बिना बाप की औलाद कह रहे हैं। जाओ टासे, लोगों ने इस पते का पता लगाना शुरू कर दिया है। हमें अभी, मैंने कहा ना, चलो खाना खाते हैं। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। फिर वह धीरे से डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गया और शिहान की कटोरी में अंडे का एक टुकड़ा रखा। शिहान, क्या तुम आज अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हो? उसकी आवाज़ तुरंत नर्म हो गई। उसका अंदाज एक पल पहले से बिल्कुल अलग था।
हाँ, जाना है। शीहान ने अपना छोटा चम्मच हिलाया, अपनी प्यारी और मीठी आवाज में बोली, मुझे कैराउसल पर बैठना है। खाना खाने के बाद डैडी तुम्हें बाहर ले जाएंगे। शिया, चिंग्युए पूरी तरह घबरा गई थी। शाओची, क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर इस वक्त पापरात्सी भरे पड़े हैं। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर कदम रखेंगे वे हमें घेर लेंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह कितना बड़ा मामला है? उसने थोड़ी अपनी आंखें उठाईं और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, बस एक ऐसी बेपरवाही थी जैसे वह कोई नाटक देख रहा हो। बड़ा मामला? यह तो बस कुछ भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं। क्या इसे बड़ा मामला कहना भी चाहिए? उसने अपना पुराना नोकिया फ़ोन निकाला और उसे टेबल पर घुमाते हुए बोला, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। जब तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे की कीचड़ तुम्हें गंदा नहीं कर सकती। तुम्हें अभी गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अभी काफी ऊंचाई पर नहीं खड़ी हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आंगन की दीवार के बाहर अचानक शोर शुरू हो गया। ये वही जगह है, जीपीएस दिखा रहा है कि यह यहीं पर है। जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। वह छोटा बच्चा पक्का आंगन में ही है। अगर हमने फोटो ले ली तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। प्रेसिडेंट जाओ ने कहा है कि एक साफ सामने की फोटो के 1 लाख मिलेंगे। कैमरा लिए हुए कुछ लोग सीढ़ियों पर चढ़ गए और बेलों से ढकी दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उनके लालची कैमरा के लेंस अंदर की तरफ घूम गए, जो सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठे 3 लोगों के परिवार पर निशाना लगा रहे थे। चीहान इतनी डर गई कि वह कांप उठी। उसका छोटा चम्मच जमीन पर गिर गया और वह जोर जोर से रोने लगी। गंदे लोग। शिया किन्युए के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वह तुरंत बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागी। फोटोज लेना बंद करो। तुम लोग बिना इजाजत के अंदर घुस रहे हो। बाहर निकलो। कैमरा के शटर मशीन गन की तरह लगातार चलने लगे। दिन के उजाले में भी कैमरा की फ्लैश आंखों को चौंधिया रही थी। दीवार पर चढ़े पापरात्सी बहुत खुश दिख रहे थे और उनके मुंह से गंदी बातें निकल रही थीं। मिस शॉ, इधर देखिए। क्या आप बताएंगी कि इस बच्चे का बाप कौन है? क्या कोई शुगर डैडी है या कोई कोयले की खान का मालिक? शिया किंगवे ने बेचैनी से शिहान का चेहरा छुपाया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बिल्कुल ठंडी पड़ गईं। उसने आगे बढ़कर टेबल से एक आम बांस की चॉपस्टिक उठाई। सर। हवा में एक तेज आवाज गूंजी। किसी ने देखा तक नहीं कि उसने कब हाथ चलाया। उन्हें बस हवा में एक तेजी से जाती हुई परछाई दिखी, जो सीधे कैमरा के लेंस पर जाकर लगी, जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बदतमीज पापरात्जों के हाथ में था। धम। हजारों की कीमत वाला बड़ा लेंस तुरंत टूटकर बिखर गया। कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए। मेरी आंख! उस पापरात्जो ने दर्द से चीखते हुए चिल्ला उठा। अपने चेहरे को पकड़ते हुए वह दीवार से नीचे गिर गया। धम। उसने आंगन का दरवाजा लात मारकर पूरा खोल दिया। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ताकतवर एनर्जी ने इन आम तौर पर घमंडी पापरात्सी को सांस लेने में तकलीफ महसूस कराई और उनके पैर कांपने लगे। किसने कहा था कि एक फोटो के 1 लाख मिलेंगे? वह चाहता वह जमीन पर तड़प रहे पापरात्सों के पास गया और ऊपर से उसे घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। तुम अब नहीं बचोगे। तुम उस हरामी बच्चे के नकली बाप हो ना? बस रुको तुम। पापरात्सो ने अपना चेहरा पकड़ा हुआ था और लगातार धमकियां दे रहा था। उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। वह नीचे झुका, अपना फोन स्पीकर पर किया और उसे उस आदमी के चेहरे के सामने रखा। दूसरी तरफ से एक ठंडी और रोबोटिक आवाज आई। यह उस मीडिया कंपनी का बड़ा अफसर था जिसे वह चोरी छिपे चलाता था। यूनिवर्सल न्यूज के लीगल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। बॉस, फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए हमने वहां मौजूद 5 बदमाशों की पहचान कर ली है। उनके सारे गलत कामों के सबूत पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें जांगजो सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो और टैक्स ब्यूरो भेज दिया गया है। इसके अलावा उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। रही बात प्रेसिडेंट शाओक्सिन हुआंग एंटरटेनमेंट की, दूसरी तरफ वाले ने थोड़ा रुककर कहा, स्टॉक मार्केट पर हमला शुरू हो चुका है। शिन हुआंग का स्टॉक अगले 10 मिनट में पूरी तरह गिरकर बंद हो जाएगा। उसने उस चमचे के चेहरे को देखा जिसका रंग अचानक उड़ गया था। उसका बात करने का तरीका इतना नरम था जैसे वह किसी पुराने दोस्त से हालचाल पूछ रहा हो। सुना तुमने? यह है इस नकली बाप की ताकत। अभी तुम्हारे पास पुलिस के आने में 3 मिनट हैं। उससे पहले तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। 1, अपने घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर आओ और मेरी बेटी से माफी मांगो और जमीन पर गिरे उसके आंसुओं को साफ करो। नहीं तो तुम्हारा बेकार स्टूडियो और वह जाओ नाम का आदमी सब इस दुनिया से एक साथ गायब हो जाओगे। वह चमचा पूरी तरह टूट गया। अभी अभी उसका फोन जोर जोर से बज रहा था। बैंक के मैसेज आ रहे थे कि उसके सारे अकाउंट बंद हो गए हैं। उसकी पत्नी रोते हुए फोन कर रही थी कि उनका घर छीना जा रहा है। स्टूडियो का बॉस ग्रुप चैट में पागल हो रहा था, चिल्ला रहा था कि उन्हें पूरे इंटरनेट पर बैन कर दिया गया है। पलकें झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहला रास्ता चुनता हूँ, बॉस। नहीं दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखें थीं पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। जिया चिंग्युए की हैरान आंखों के सामने वह रिपोर्टर्स जो अभी कुछ देर पहले तक बहुत घमंड दिखा रहे थे, अब अपनी पूंछ दबाकर भागने वाले कुत्तों जैसे बन गए थे। वह जल्दी जल्दी रेंगते हुए आंगन के अंदर आए। वह रोती हुई छोटी शिहान के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर जमीन पर पटकते हुए खुद को थप्पड़ मारने लगे। छोटी राजकुमारी, हमें माफ कर दो। हम जानवर हैं, हम बुरे लोग हैं। प्लीज अब मत रो। हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज मत रोइए। शिहान ने रोना बंद कर दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें झपकाईं और अपने पापा को देखा, हैरानी से। ये लोग क्या कर रहे हैं? वह आगे बढ़ा और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया।
और प्यार से उसके चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछने लगा। ये लोग एक नाटक कर रहे हैं। इसका नाम है बुरे लोगों को सबक मिल गया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की, फिर अपना सिर घुमाकर जिया चिंग्युए की तरफ देखा। इस वक्त जिया चिंग्युए इस अजीब पर दिल को सुकून देने वाले नज़ारे को देख रही थी। फिर उसकी तरफ देखा जो उनके बच्चे को गोद में लिए पूरे मामले को संभाले हुए था। फिर भी वह बिल्कुल शांत था। उसे अचानक एहसास हुआ कि आज के बाद से अगर आसमान भी गिर जाए तो कोई है जो उसे संभाल लेगा। ठीक है, नाटक खत्म हुआ। उसने जाने का इशारा करते हुए अपना हाथ हिलाया, जैसे मक्खियों को भगाते हैं। चले जाओ यहाँ से। जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। और याद रखना, अगली बार जब इस दरवाजे को देखो तो दूसरे रास्ते से निकल जाना, नहीं तो अगली बार सिर्फ कैमरा का लेंस नहीं टूटेगा। रिपोर्टर्स को ऐसा लगा जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह जल्दी जल्दी वहां से भाग खड़े हुए, आंगन का दरवाजा बंद करते हुए। पूरी दुनिया में फिर से शांति छा गई। वह घूमकर जिया चिंग्युए की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज़ फिर से पहले की तरह आलसी हो गई थी। ओह हाँ, मुझे लगता है मैंने वह अंडा पूरा नहीं खाया था। ठंडा होने पर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जिया चिंग्युए जोर से हंस पड़ी। वह वह हंसी और फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। सब कुछ भूलकर वह आगे बढ़ी और उसको और शिहान को गले लगा लिया। शुक्रिया। उसका शरीर एक पल के लिए थोड़ा अकड़ गया, फिर नॉर्मल हो गया। उसने एक हाथ से प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। इतनी जल्दी इमोशनल हो गई? फिर वह उसके कान के पास झुका और धीरे से बोला, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। क्योंकि प्रेसिडेंट जाओ को लोगों के दिमाग से खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। क्योंकि वह एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है, तो मैं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही खरीद लूंगा और उसे अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दूंगा। जिया चिंग्युए ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह किसी बिल्कुल अनजान आदमी को देख रही हो। अगर उस गाने ने उसे उसकी काबिलियत दिखाई थी, तो आज के इस नज़ारे ने उसे उसका एक ऐसा रूप दिखाया जो बहुत गहरा और छुपा हुआ था। यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तुम आखिर हो कौन? आखिरकार उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिमाग में चल रहा था बहुत बार। क्या तुम लैंडलॉर्ड और डॉक्टर हो, या सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर, या फिर वह बॉस जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे थे? शाओचेन ने अपनी पैंट से धूल साफ की, खड़ा हुआ और फिर से अपने पुराने आलसी और बेपरवाह अंदाज में आ गया। वह उसके पास गया, उसकी आंखों में देखते हुए जो शक और बेचैनी से भरी थी। क्या इस बात से सच में कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिहान के गोलू मोलू गाल को प्यार से खींचते हुए बोला, शिहान के लिए मैं उसका पापा हूँ और तुम्हारे लिए मैं कर्ज देने वाला हूँ। क्या ये दो पहचान काफी नहीं है? जिया चिंग्युए ने अपने होंठ चबाए। लेकिन जो कुछ भी तुमने दिखाया है और तुम्हारे वे तरीके, अगर तुम इतने बड़े आदमी हो तो तुम ऐसी जगह पर क्यों रहते हो? क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूँ। बस इतनी सी बात है। उसने अपनी बाहें फैलाईं, उसके सवालों को बीच में ही रोकते हुए। वह घूम गया, इस पुराने छोटे पर सुंदर आंगन को देखने लगा। उसकी आंखों में सच में थकान साफ दिख रही थी। अपनी पिछली जिंदगी की धरती की यादें और इस दुनिया में आने के बाद बिजनेस की दुनिया में सालों की लड़ाई। वह सच में थक चुका था। उसने इतना पैसा कमा लिया था जो कई जन्म तक चलता, और उसके पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे सबसे ज्यादा एक गर्म बोल नूडल्स और बिना किसी चालाकी के एक शांति भरी जिंदगी चाहिए थी। जब तक वह जिया चिंग्युए और उसकी बेटी से नहीं मिला था, तब तक उसे यह शांति नहीं मिली थी। रही बात मेरे तरीकों की, उसकी आंखें अचानक एक तेज तलवार की तरह चमक उठीं। जिया चिंग्युए, तुम्हें समझना होगा कि इस मतलबी दुनिया में अगर तुम थोड़ी सी भी शांति चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में एक तेज हथियार होना चाहिए। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता और न ही कोई मसीहा बनना चाहता हूँ, लेकिन किसी को भी मेरे लोगों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। उसने यह बात बहुत आराम से कही, लेकिन यह बात जिया चिंग्युए के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। उसने उसकी चौड़ी पीठ को देखा, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। पिछले 4 साल से वह एक अकेली छोटी चिड़िया की तरह थी जो तूफान में उड़ रही थी और हमेशा शिकारियों और जाल से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आखिरकार कोई उससे रुकने के लिए कह रहा था कि यहाँ एक पेड़ है, एक घोंसला है और एक शिकारी उसकी हिफाजत के लिए खड़ा है। अच्छा, अब ख्यालों से बाहर आओ। वह वापस घूमा। उसका बात करने का तरीका फिर से मजाकिया हो गया। उन मक्खियों को पकड़ने की खुशी मनाने के लिए आज रात हमें कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए। मुझे पोर्क रिब्स खानी है, उसमें थोड़ी ज्यादा चीनी डालना। शिया किंगवे रोते हुए भी हंस पड़ी, अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं इतनी चीनी डालूंगी कि तुम मीठे से ही मर जाओगे। इस बीच जांगचेंग सिटी के एक बड़े और सुंदर विला में प्रेसिडेंट जाओ बिल्कुल परेशान हो चुका था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला? क्या तुम सब बेकार हो? उसने लुई त्राइमदद कोन्याक की एक बोतल उठाई और उसे गुस्से में दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लाल रंग का पानी खून की तरह नीचे बहने लगा। अभी अभी उसने लाचार होकर देखा कि कैसे सिन्हुआंग एंटरटेनमेंट की मार्केट वैल्यू 3 बिलियन कम हो गई। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसका सबसे खास पापराजी स्टूडियो ब्लैक फॉक्स जैसे धरती से गायब ही हो गया था। बिना किसी मुकाबले के पूरी तरह बर्बाद हो गया था। सारे इशारे वूटोंग एली की तरफ जा रहे थे, सीधा उस लड़के की तरफ जो देखने में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन उसने अपनी सारी जान पहचान लगा दी थी। यहाँ तक कि पता लगाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी मदद ली थी, और बदले में उसे सिर्फ 2 शब्द मिले, टॉप सीक्रेट। उसके सारे फाइल्स लॉक्ड थे। उस घर के मालिक का नाम भी लॉक्ड था, यहाँ तक कि शाहान का बर्थ सर्टिफिकेट भी एक एस क्लास सीक्रेट बन चुका था, जो सिस्टम की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। प्रेसिडेंट शी का सेक्रेटरी हाथ में एक नया फैक्स लिए दरवाजे पर कांप रहा था।
टैक्स ब्यूरो ने कहा है। वह पिछले साल के उन यिन यांग कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी जांच करना चाहते हैं और हमारे पहले से तय किए गए कई इन्वेस्टर्स ने एक साथ अपना सारा पैसा वापस ले लिया है। प्रेसिडेंट जाओ हैरान रह गया। उसका सिर घूमने लगा और वह सोफा पर गिर गया। एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था उस पर पूरी तरह छा गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने किसी आम चीज से पंगा नहीं लिया था, बल्कि उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर को छेड़ दिया था। सामने वाले को तो अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ एक चुटकी बजाकर उसके पूरे एंटरटेनमेंट एम्पायर को मिट्टी में मिला सकते थे। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ। प्रेसिडेंट जाओ की आंखों में एक हारे हुए जानवर जैसा पागलपन दिखा। वह इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहा था। उसने कैसे कैसे तूफान नहीं देखे थे। पैसा और ताकत डरावनी हो सकती है, लेकिन आज के दौर में जहां पॉपुलैरिटी ही सब कुछ है, जब तक उसके पास खेलने के लिए पत्ते हैं, उसके पास बाजी पलटने का एक मौका अभी भी था। शिया चिंग्युए, तुम वापस आना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम उस गाने से अपना नाम साफ कर लोगी? उसने अपने दांत पीसे। उसकी आवाज में नफरत साफ दिख रही थी। जाओ और मास्क्ड सिंगर के डायरेक्टर से बात करो, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लगे। हमें अगला चैलेंजर स्पॉट हर हाल में चाहिए। अगर इंटरनेट पर कोई तुम्हारी हिफाजत कर रहा है तो मैं स्टेज पर ही तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि करोड़ों लोगों के सामने तुम एक सुर भी ना गा सको और तुम्हारी पूरी तरह बेइज्जती हो जाए। अगर मैं पीछे से चालाकी नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे सामने खुलेआम खेलूंगा। अगले दिन मौसम बहुत ही प्यारा था। वह जियाजिंग युए और शिहान को लेकर गया। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, जो जांगचेंग का सबसे बड़ा पार्क है। यह जगह बच्चों के लिए जन्नत जैसी थी, लेकिन बड़े लोगों और सेलिब्रिटीज के लिए एक मुश्किल जगह थी। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अगर थोड़ा सा भी मशहूर कोई आर्टिस्ट यहाँ आता तो वहाँ भीड़ बेकाबू हो जाती। जाया जिन युए को इसी बात की चिंता हो रही थी। उसने जाया चिनुए को शीशे के सामने खड़े देखा। वह पूरी तरह तैयार थी। एक बेसबॉल कैप, धूप का चश्मा, एक मास्क और एक ढीली ढाली जैकेट जिसने उसे पूरी तरह छुपा रखा था। सिर्फ उसकी परेशान आंखें ही दिख रही थीं। वह बार बार खुद को चेक कर रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। उसके पास खड़ी शिहान ने एक गुलाबी रंग की प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सिर पर मिकी माउस का हेडबैंड था जो उसने अभी खरीदा था, और उसने एक नया टेडी बेयर पकड़ा हुआ था जो उसके आधे कद का था। उसने अपना छोटा सा सिर घुमाया और उसे देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा, मम्मा, क्या आप निंजा टर्टल बनी हैं? वह जमीन पर बैठकर शिहान के जूतों के फीते बांध रहा था। यह सुनकर उसने जैक्सिंग युए की तरफ देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे मानना पड़ा कि वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। वैसे किसी निंजा टर्टल का फिगर तुम्हारे जितना अच्छा नहीं होता। शी अकिंग युए ने उसे गुस्से से देखा। चश्मे के अंदर से भी वह उसकी घबराहट को साफ महसूस कर सकता था। तुम अभी भी हंस रहे हो। आज वीकेंड है। अम्यूजमेंट पार्क में बहुत भीड़ होगी। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया और भीड़ ने हमें घेर लिया तो शिहान बहुत डर जाएगी। और कल की ट्रेंडिंग बातें भले ही हट गई हों, पर लोग अभी भी मेरा चेहरा भूले नहीं होंगे। वह खड़ा हुआ। उसकी आवाज में थोड़ी मजबूरी थी, पर पूरा भरोसा भी था। तुम यहीं गलत हो। यह कहते हुए उसने आगे बढ़कर उसका चश्मा उतार दिया। उसके बाद मास्क उतारा और आखिर में वह खराब सी बेसबॉल कैप भी हटा दी। उसके काले घने बाल धूप में तुरंत नीचे खुलकर गिर गए और वह धूप में चमकने लगे। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा अब सबके सामने था। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखता रह जाए। जब हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमें बिना डरे और खुलेआम जाना चाहिए। उसने छुपने वाली सारी चीजें आराम से सोफा पर फेंक दी। उसकी आवाज नरम पर पक्की थी। अगर तुम दुनिया को चश्मे से देखोगी तो इंद्रधनुष भी फीका दिखेगा। शिहान भी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ उसके साथ खेलते वक्त चोरों की तरह छुपती फिरे। सही है, लेकिन शी अकिंग्युए फिर से घबरा गई कि आवाज में चिंता थी। पर सेफ्टी का क्या? शांति रखो। उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया और नीचे झुककर चीहोंग का नर्म छोटा हाथ पकड़ लिया, और अपने दूसरे हाथ से उसने आराम से शिया जिंग्युए का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बड़ा और गर्म था, जिससे दिलासा मिल रहा था। वह बस उसे बताना चाहता था कि जब तक वह साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इस दुनिया में जब तक मैं चाहूँ तुम किसी को नहीं दिखोगी, या फिर पूरी दुनिया हमारे साथ मिलकर ऐसा दिखावा करेगी जैसे उन्होंने हमें देखा ही नहीं। शी अकिंग्युए को थोड़ा शक था, पर आखिर में उसने अपना हाथ पकड़ने दिया और दोनों घर से बाहर निकल गए। आधे घंटे बाद वे ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर पहुंच गए। चिया जिंग्युए ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसका शरीर बिल्कुल टाइट हो गया था। उसने खुद को तैयार कर लिया था कि लोग उसे घेर लेंगे, उस पर उंगली उठाएंगे या इससे भी बुरा कुछ करेंगे। लेकिन एक अजीब बात हुई। टिकट गेट पर खड़े स्टाफ ने बस आराम से उसके फोन से क्यूआर कोड स्कैन किया, मुस्कुराकर कहा कि आपका दिन अच्छा रहे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके सामने खड़ी लड़की वही मशहूर स्टार शी अकिंग्युए थी जो कल ही सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई थी। पार्क के अंदर जाते ही वहां सच में बहुत भीड़ थी और हर तरफ शोर शराबा था। लेकिन चमत्कार यह था कि वह जहां भी गए, आसपास के लोग अपने आप उनसे दूर रह रहे थे। लगभग 2 मीटर की दूरी पर। कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, कोई भीड़ नहीं थी, और कोई भी उन्हें अजीब तरीके से नहीं देख रहा था। उसने अपने पास खड़ी हैरान शी अकिंग्युए को देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी।
उसे अभी तक नहीं पता था कि इस आधे दिन के सुकून के लिए उसने पहले ही स्काईनेट सिक्योरिटी सिस्टम को काम पर लगा दिया था। वहां भीड़ में घुले मिले 200 टूरिस्ट्स असल में उसके भेजे हुए बिना यूनिफॉर्म वाले बॉडीगार्ड्स थे। वह ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे फोटो खींच रहे हों या आराम से मैप देख रहे हों, और वह चुपचाप हर उस आने जाने वाले को रोक रहे थे जो उसके पास आ सकता था या उसे पहचान सकता था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि शी अकिंग्युए ने ध्यान दिया कि आसपास के लोगों का ध्यान अजीब और गरीब चीजों की तरफ खिंच रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियों से एक साथ कई सारे प्यारे रोबोट डॉग्स अचानक बाहर आए और नाचने लगे, जिससे भीड़ वहां जमा हो गई और लोग अपने फोन से फोटो लेने लगे। आसमान में ढेर सारे ड्रोन्स अलग अलग तरह के सुंदर डिजाइन बना रहे थे। थोड़ी दूर पर कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे आजकल के मशहूर स्टार्स पहनते हैं। वह बलून बांट रहे थे और सारी फैंस को किसी दूसरी जगह ले जा रहे थे। उनका 3 लोगों का परिवार भीड़ के बीच एक बुलबुले की तरह आराम से चल रहा था, जैसे मछलियों के बीच कोई बुलबुला तैर रहा हो। भले ही हर तरफ शोर था, पर उनके आसपास एक अजीब सा सुकून था। वह बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। उसने भीड़ को भगाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इससे भी ज्यादा मेहनत की, ताकि सब कुछ बिल्कुल आम लगे और वह बिना किसी चिंता के अपने बच्चे के साथ खेल सके। यह क्या हो रहा है? शी अकिंग्युए ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा। उसने अभी खरीदे हुए 2 आइसक्रीम कोन पकड़े और दोनों को एक एक दे दिया। उसने आराम से बात को टालते हुए कहा, शायद सबका आज अच्छा दिन है। उन्हें देखने के लिए कोई और मजेदार चीज मिल गई होगी। देखो, क्या उस क्लाउन का खेल बढ़िया नहीं है? जाहिर है वह उसे सच नहीं बताने वाला था। कुछ तरह की हिफाजत चुपचाप ही अच्छी लगती है। घूमने वाला झूला। शिहान अचानक खुशी से चिल्ला उठी। उसके छोटे से हाथ ने थोड़ी दूर इशारा किया, एक बर्थडे से डबल डेकर कैरोसेल की तरफ। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह मुस्कुराया और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका गला प्यार से भरा हुआ था। चलो चलते हैं, डैडी तुम्हें सबसे ऊंचे सफेद घोड़े पर बिठाएंगे, ठीक है? हल्का म्यूजिक बजने लगा। लगदी के घोड़े धीरे धीरे घूमने लगे। शिहान घोड़े की पीठ पर बैठी थी। वह इतना मुस्कुरा रही थी कि उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। उसके छोटे हाथों ने डंडे को मजबूती से पकड़िड्ढा हुआ था। वह ठीक उसके पास खड़िड्ढा था और ध्यान से उसकी देखभाल कर रहा था। उसका प्यार उसकी आंखों से साफ दिख रहा था। उसने अपनी आंख के कोने से एक झलक देखी, उनके पीछे पंपकिन कैरेज में बैठी शिया चिंग्युए की, जो बाप और बेटी की पीठ को देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। वह जानता था कि यह आसान और प्यारा नजारा उसके सपनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी, जहां कोई कैमरा फ्लैश न हो, कोई स्केड्यूल न हो, कोई मैनेजर उसे जल्दी करने को न कहे और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्माने का कोई बुरा सपना न हो। वहां सिर्फ धूप थी, आइसक्रीम का मीठा स्वाद और म्यूजिक था, और उसका अपना प्यार और बच्चा था। हे! उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसे चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए देख लिया। वह उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम इतनी इमोशनल होकर रोने लगोगी और तुम्हारी आइसक्रीम पिघलकर तुम्हारे हाथों पर गिर गई, तो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगा, याद रखना। शिया किंगवे अपने आंसुओं के बीच ही हंस पड़ी। उसने अपनी आइसक्रीम ऐसे उठाई जैसे वह उस पर फेंकने वाली हो। तुम 3 सेकंड से ज्यादा रोमांटिक नहीं रह सकते। रोमांटिक? उसने अपनी आईब्रो उठाई और उसकी आवाज थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई। ये सब बातें बिल्कुल नकली हैं। मुझे सच्चाई में जीना पसंद है। जैसे कि उसने अपना हाथ उठाया और दूर इशारा किया। वह सामने दिखने वाला बेडिड द फेरिस व्हील। मैंने सुना है कि उसके सबसे ऊपर जाकर मांगी गई मन्नत सच होती है। वैसे तो मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 5 मिनट के लिए इस पर यकीन कर सकता हूँ। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। कैबिन के अंदर बहुत शांति थी। शिहान ने अपना चेहरा कांच से लगा लिया और नीचे धीरे धीरे छोटे होते शहर को देखने लगी। वह बीच बीच में खुशी से चौंक उठती थी। वह और जिया चिंग्युए एक दूसरे के पास बैठे थे उस छोटे से कैबिन में। उनकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। वहां का माहौल अचानक थोड़ा रोमांटिक हो गया। थैंक यू, शिया किंगवे ने अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हर चीज के लिए। उसने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। धूप कांच से छनकर आ रही थी और उसके चेहरे को चमका रही थी। उसके चेहरे के छोटे छोटे बाल भी साफ दिख रहे थे। इस वक्त उसने अपना गुस्सा और डर बिल्कुल छोड़ दिया। वह इतनी मासूम लग रही थी कि उसके दिल में दर्द होने लगा। उसने मजाक करना बंद कर दिया और उसकी आवाज गहरी और सीरियस हो गई। उसने धीरे से हाँ कहा और ऊपर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में बहुत प्यार था। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इन्वेस्टमेंट्स का फायदा तो मिलना ही चाहिए। वह महसूस कर सकता था कि शाओई चिंग युए की धड़कन अचानक रुक गई थी। उसकी आंखों में थोड़ा डर और उलझन साफ दिखी। फायदा? वह किस तरह का फायदा चाहता था? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपना हाथ उसके घुटने पर रखे उसके हाथ पर रख दिया। उसके हाथ की गर्मी उसके हाथ में महसूस होने लगी, जिससे उसका डर कम हो गया। मैं जो फायदा चाहता हूँ वह यह है कि अब से तुम सिर्फ स्टेज पर चमकने पर ध्यान दो। बाकी सारे अंधेरे को झेलने के लिए मैं हूँ। वह स्टेज जो तुमने खो दिया था, वह इज्जत जो तुमसे छीन ली गई थी, और यहाँ तक कि वह खुशी जो तुमसे छीनी गई थी, मैं वह सब तुम्हें वापस दिलाऊंगा। एक एक चीज ब्याज के साथ। शी आइकिनवा ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक उसी वक्त फेरिस व्हील सबसे ऊपर पहुंच गया।
ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में हो, बहुत बेडिड्डी और बेहद खूबसूरत। जब उनकी आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं और माहौल बिल्कुल बदलने ही वाला था, तभी शिहान अचानक पीछे घूमी और अपनी प्यारी बच्चों जैसी आवाज में चिल्लाई, डैडी मॉमी। देखो, वहां एक बड़ी स्क्रीन पर मॉमी का नाम लिखा है। दोनों एक साथ रुक गए और उस तरफ देखने लगे जहां शिहान इशारा कर रही थी। दूर एक बड़ी बिल्डिंग पर एक एलईडी स्क्रीन पर एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला एडवर्टीजमेंट चल रहा था। मास्क्ड सिंगर का आखिरी चैलेंज, इस साल का ग्रैंड एडिशन। रहस्यमयी सिंगर द वॉन्डरर का चेहरा सामने आने वाला है। कौन तोड़ पाएगा इस जीत के सिलसिले को? इस फ्राइडे रात के 8 बजे। पता लगाने के लिए जरूर देखें। उस एड में जिया चिंग्यू की फोटो नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इमेज थी जिसे सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही समझ सकते थे कि इसका असली मतलब क्या है। वह जिया जिंग्यू का वही पुराना मशहूर लुक था जो उसने 4 साल पहले परफॉर्मेंस के दौरान किया था। उसने देखा कि याय चिन्यू का चेहरा अचानक बदल गया और उस पर डर और हैरानी साफ दिखने लगी। उसने धीरे से कहा, मास्क्ड सिंगर, वह एक शो है जिसे शिनहुआंग एंटरटेनमेंट ने फंड किया है। वह अभी मुझे जबरदस्ती स्टेज पर भेजना चाहते हैं। वह अच्छे से समझ गया था कि आर्टिस्ट की मर्जी के बिना इस तरह का प्रमोशनल मटेरियल निकालना साफ तौर पर उसे पहले ऊपर चढ़ाने और फिर नीचे गिराने की एक साजिश थी। अगर वह वहां नहीं गई तो लोग उसे नखरेबाज कहेंगे, जो मुकाबले से पहले ही डरकर भाग गई। लेकिन अगर वह गई तो वहां पक्का उसके लिए एक और जाल तैयार था, एक बड़ा जाल। उसने उस स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी आंखें तुरंत बिल्कुल ठंडी हो गईं। कुछ देर पहले की नरमी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी जगह एक शिकारी जैसी चमक आ गई जो अपने शिकार को जाल में फंसते हुए देख रहा हो। प्रेसिडेंट जाओ, वह बूढ़ा लोमड़ी, लगता है अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। उसने जाजियाजी युए का ठंडा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। अगर वह तुम्हारा गाना इतना ही सुनना चाहता है तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन इस छोटे से खेल की कहानी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर तुम गाओगी तो ऐसा गाओगी कि वह अपनी जिंदगी पर शक करने लगे। तब तक गाओ जब तक उसकी शिनहुआंग एंटरटेनमेंट वहीं बर्बाद न हो जाए। उसने सीधा जियाई चिन्यू की आंखों में देखा और एक एक शब्द आराम से पूछा, चिंग युए, क्या तुम अपनी ताजपोशी के लिए तैयार हो? शुक्रवार रात के 8 बजे। स्टूडियो 1, जांगचेंग रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। यह उस वैरायटी शो की जगह थी जिसे पूरे होक्सिया में सबसे ज्यादा देखा जाता था। मास्क्ड सिंगर का लाइव ब्रॉडकास्ट। एक बड़ी गोल छत से बहुत सारी महंगी स्टेज लाइट्स लटक रही थीं। स्टेज के बीच में 3D प्रोजेक्शन से एक खूबसूरत म्यूजिक की जगह बनाई गई थी। नीचे 5000 लोग बैठे थे और उनके साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के 3 बड़े जजेस भी थे और स्क्रीन के पीछे करोड़ों लोग इसे ऑनलाइन देख रहे थे। बैक स्टेज के इंतजार करने वाले रास्ते में हवा में एक अजीब सा डर था और बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई थी। उसने जियाई जिंग्युए को देखा जिसने एक सिल्वर मास्क पहना हुआ था। उस मास्क पर छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे और आंख के कोने के पास एक लाल रंग के आंसू की बूंद बनी हुई थी। यह वह नाम था जो उसने उसे दिया था, स्ट्रे कैट। कोई रानी नहीं, कोई देवी नहीं, बल्कि एक स्ट्रे कैट। उसने उससे कहा था कि पुरानी जिया चिंग्युए मर चुकी है, अब जो वापस आ रही है वह मौत के बाद जिंदा हुआ एक जंगली जानवर है। वह अभी भी अपने आम कपड़ों में था ताकि बैक स्टेज में किसी को शक न हो। उसने अपने गले में एक स्टाफ बैज पहना हुआ था जो एक टेम्पररी असिस्टेंट का था। उसके हाथ में एक थर्मोस था जिसमें मालवा नट की चाय थी, क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा गाने से उसका गला खराब न हो जाए। उसने उससे प्यार से पूछा, शिया? चिंग्युए ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने सुना है कि आज रात का मुकाबला पॉप किंग पेसे से है, जो शिनहुआंग एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। ये पक्का प्रेसिडेंट जाओ का काम है। उन्होंने ही उसे आज रात मुझे रोकने के लिए भेजा है। चाओचे ने थर्मोस का ढक्कन खोला, गर्म भाप को फूंक मारी और उसे पकड़ा दिया। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा और लापरवाही थी। सिर्फ जोर से चिल्लाने से कोई अच्छा गाने वाला नहीं बन जाता। शांत रहो, आज रात का खेल उनके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। और सच कहूँ तो मेरी भगवान से अच्छी पहचान है। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। शो का असिस्टेंट डायरेक्टर, एक मोटे चेहरे वाला आदमी अंदर घुस आया। उसने गुस्से से शियान चिंग्युए की तरफ देखा और घमंड से बोला, हे स्ट्रे कैट, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो, देर मत लगाओ। याद रखना कि आज रात लाइव ब्रॉडकास्ट है। अगर कोई भी गलती हुई तो तुम्हें बेचकर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। यह कहकर उसने शाओक्सिन यू की तरफ एक अजीब इशारे से देखा, खास करके उसके कमर पर लगे ईयरफोन रिसीवर की तरफ। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। जाओ छे की आंखों में एक चमक आई। वह एक पल में सब समझ गया। उस रिसीवर के साथ 10 मिनट पहले ही छेड़छाड़ की गई थी। प्रेसिडेंट जाओ सच में उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। स्टेज पर अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ एक अकेली सफेद स्पॉटलाइट जल रही थी जो स्टेज के बिल्कुल बीच में रोशनी कर रही थी। शिया किंग युए धीरे धीरे स्टेज पर आई, बिना किसी बड़े मेकअप या तैयारी के। वह बिल्कुल साफ और सबसे अलग लग रही थी, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर कोई सफेद फूल खिला हो। म्यूजिक शुरू हुआ, एक ऐसा गाना जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था, अपवर्ड्स टू द मून। उसने यह गाना चुना था क्योंकि वह इसकी सबसे मुश्किल सुरों और ऊंची आवाज का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि सबका मुंह बंद किया जा सके। इस दुनिया में ऊंची आवाज में गाने को ही सबसे बड़ा हुनर माना जाता है और यह गाना ऊंची आवाज के मामले में सबसे मुश्किल था। गाने की शुरुआत एक हल्की सी आवाज से हुई और जैसे ही जियाई जिंग्युए ने अपना मुंह खोला तो उसकी वह हीरे जैसी साफ आवाज ने वहां बैठे हर इंसान का दिल जीत लिया। वह बैक स्टेज के अंधेरे में बैठकर उसे स्टेज पर देख रहा था
और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लेकिन अगले ही पल एक बड़ी मुसीबत आ गई। जैसे ही गाना अपने सबसे ऊंचे सुर पर पहुंचने वाला था, जहां सुर को अचानक बदलना था और जिसमें बिल्कुल सही पिच की जरूरत थी, स्क्रीच! अचानक माइक से एक बहुत तेज और चुभने वाली आवाज आई, जो सबके कानों में चाकू की तरह चुभी। उसके तुरंत बाद पीछे चल रहा म्यूजिक अचानक बंद हो गया और पूरे स्टूडियो में एकदम सन्नाटा छा गया। उसने देखा कि जिया जिनवे ने दर्द के मारे अपने कान बंद कर लिए। उसका शरीर हिलने लगा और वह स्टेज पर ही बस गिरने वाली थी। उसके ईयरपीस में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, बल्कि 100 डेसिबल की बहुत तेज और खराब आवाज आ रही थी। बिना लाइव स्ट्रीम चैट को देखे ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वहां कितना बड़ा हंगामा हो रहा होगा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग उस पर शक कर रहे थे और कुछ परेशान थे। इसी बीच वीआईपी बॉक्स में कुछ लोग परेशान थे। इसी बीच वीआईपी बॉक्स में प्रेसिडेंट जाओ मॉनिटर को घूर रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ मशीन की कोई खराबी है। स्टेज पर जाई जिंगुए बिल्कुल निराश हो गई। ना कोई म्यूजिक था और ईयरपीस भी खराब हो चुका था। उसके सामने हजारों सवाल उठाती आंखें थीं। स्टेज की तेज लाइट्स के नीचे उसे लगा कि वह बिल्कुल अकेली हो गई है। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह अच्छे से जानता था कि इस वक्त वह क्या सोच रही होगी। क्या सब खत्म हो गया? क्या जो उम्मीद अभी जगी थी वह ऐसे ही खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। वह यहाँ था, वह उसे फिर से गिरने नहीं देगा। उसी वक्त वह खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ चलने लगा। वह उस अंधेरे से निकलकर बाहर आया जहाँ कभी रोशनी नहीं गई थी। वहाँ एक काला ग्रैंड पियानो रखा था, जिसका इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था। वह बैठ गया और उसकी उंगलियों ने धीरे से पियानो की कीज को छुआ। पियानो से एक साफ और प्यारी आवाज निकली, जो बहुत शक्तिशाली थी और दिल को सुकून देने वाली थी। इस आवाज ने तुरंत ही वहाँ के शोर को शांत कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। अचानक पीछे से एक लाइट जली, जिसने पियानो और उसे रोशन कर दिया। उसने एक काला आधा मास्क पहना हुआ था, जिससे सिर्फ उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था, और उसकी आंखें रात के आसमान की तरह गहरी लग रही थीं। वह अभी भी उसी सफेद शर्ट में था, जिसकी आस्तीन उसने ऊपर मोड़ रखी थी, जिससे उसके मजबूत हाथ दिख रहे थे। उसकी उंगलियां कीज पर तेजी से चलने लगीं और बहते पानी की तरह एक बेहद सुंदर और शानदार म्यूजिक निकलने लगा। यह म्यूजिक असली गाने से भी ज्यादा साफ था और दिल को छू लेने वाला था। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और स्टेज पर अकेली और लाचार खड़ी यित्सिया चिनुए को देखा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों ने उसे एक साफ और पक्का इशारा दिया, गाओ। मैं यहाँ हूँ। शिया एच चिनुए ने उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल उसके ईयरपीस का शोर जैसे गायब हो गया। लोगों का शक भी खत्म हो गया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ वह पियानो था और उसकी उंगलियों से निकलने वाली ताकत थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और माइक को एक बार फिर ऊपर उठाया। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल नहीं कांपी, बल्कि उसमें एक अनोखी और बहुत बड़ी ताकत थी। जब वह ऊंचे सुरों में गाती तो पियानो का म्यूजिक उसकी आवाज के साथ बिल्कुल मिल जाता। पियानो की आवाज 10,000 दौड़ते घोड़ों की तरह गूंजती, और जब वह धीरे गाती तो पियानो की आवाज हल्की बारिश की तरह नरम हो जाती। उन्होंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी, फिर भी दोनों के दिल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, जैसे उन्होंने पहले हजारों बार एक साथ परफॉर्म किया हो। गाना अपने सबसे आखिरी और ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। यह एक सिंगर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। शी चिंगयुए ने अपना सिर पीछे किया और लगातार 3 ऊंचे सुर ऐसे निकले जैसे कोई नया जन्म हो रहा हो। हर एक सुर पहले वाले से भी ऊंचा था और हर एक सुर पहले से भी ज्यादा साफ था, जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को हिलाकर रख दिया। उसका बायां हाथ धीरे से चला और उसके दाएं हाथ ने कीज को दबाते हुए एक जादू सा बिखेर दिया। उसके हाथ पियानो पर इतनी तेजी से चल रहे थे कि दिख भी नहीं रहे थे। पियानो का म्यूजिक एक बड़े तूफान की तरह बढ़ने लगा, जो उसकी आवाज को और ऊपर ले जा रहा था और उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा था। बूम! आखिरी ऊंचा सुर खत्म हुआ और पियानो अचानक बंद हो गया। शेख इंगुआ स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। वह जंग जीत कर आई किसी रानी की तरह लग रही थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पूरे हॉल में 5 सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर तालियों की गूंज और लोगों के चिल्लाने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। हे भगवान, क्या यह सच में किसी इंसान की आवाज है? पियानो पर वह लड़का कौन है? वह कितना हैंडसम है? उसने पियानो बजाकर सब कुछ कितने शानदार तरीके से बचा लिया। यह कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि यह तो एक बेहद खूबसूरत कला का नमूना था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं घुटनों के बल बैठकर लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहा हूँ। 3 पुराने जजेस अपनी सीट से खड़े हो गए। वह इतने खुश थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। ये पक्का इस साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। नहीं, ये इस पूरे 10 साल की सबसे शानदार लाइव परफॉर्मेंस है। बिना किसी पीछे चलने वाले म्यूजिक के भी और मशीन खराब होने के बाद भी उन्होंने अपने सच्चे हुनर का इस्तेमाल किया और एक खराब सिचुएशन को एक शानदार म्यूजिक शो में बदल दिया। शिया चिंग युए ने अपना ईयरपीस उतारा और पियानो के पास खड़े उस लड़के की तरफ देखा। वह धीरे से खड़ा हुआ। उसने झुककर प्रणाम नहीं किया, बस अंधेरे में खड़े होकर धीरे से ताली बजाई और उसे बधाई दी। फिर एक सच्चे कलाकार की तरह उसने यह पूरी चमक और ध्यान उस लड़की को दे दिया। वह सिर्फ पीछे रहकर उसे आगे बढ़ाना चाहता था। स्टेज के पीछे कोई भी प्रेसिडेंट जाओ के गुस्से भरे चेहरे का अंदाजा लगा सकता था। उनके हाथ में जो वाइन का ग्लास था, शायद उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ये पियानो बजाने वाला आखिर कहाँ से आ गया? उनके चिल्लाने की आवाज पूरे लाउंज में गूंज रही होगी। पता लगाओ, अभी पता लगाओ कि वह मास्क वाला आदमी कौन है। शो खत्म होने के बाद भीड़ और मीडिया के बीच शिया एक
चिंग युए उस सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं गई। वह सीधे उस नैनी वैन के अंदर चली गई जो उसने पहले से तैयार रखी थी। वैन के शीशे काले थे, जिसकी वजह से बाहर के कैमरा की फ्लैशेस और सारा शोर शराबा अंदर नहीं आ रहा था। वैन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। फहफाद चद्देह आगे वाली सीट पर बैठा था। उसने अपना मास्क पहले ही उतार दिया था। उसके हाथ में वह पुराना नोकिया फोन था और वह स्नेक गेम खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शानदार पियानो गॉड जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेज पर था, वह यह था ही नहीं उसके लिए। जो कुछ भी अभी हुआ वह बस एक आम सी मदद थी जो उसे बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। शे किंगुवे पीछे की सीट पर बैठी थी। उसने गहरी नींद में सोई हुई शिहान को अपनी गोद में लिया हुआ था। वह छोटी बच्ची बैक स्टेज पर ही आराम से सो गई थी। वह बिल्कुल बेखबर थी कि स्टेज पर कितना बड़ा ड्रामा हो चुका है। वह इस बात को महसूस कर सकता था। उसका ध्यान उसकी गर्दन के पीछे ही था, जिसमें बहुत सारे सवाल और शक थे। यह साफ था कि उसके दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह कमाल का पियानो बजाने का तरीका, लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका बिल्कुल शांत रहना और हर चीज को अपने काबू में रखने का उसका अंदाज, ये सब बातें एक आम लैंडलॉर्ड में नहीं हो सकती थीं। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने पहले म्यूजिक सीखा है? बस थोड़ा सा। उसने अपना सिर घुमाकर देखा भी नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल आम सा था। जब मैं पहले वियना में कबूतरों को दाना डालने गया था तो वहां के कुछ बुजुर्गों से 2-4 दिन ऐसे ही सीख लिया था। वह ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता था। पुरानी बातों को उसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस सबसे आसान तरीके से उसकी शांति को बचाना चाहता था। शे किंगुवे के पास कोई जवाब नहीं था। वियना के कुछ बुजुर्ग लोग, वह समझ गई थी कि वह बस बात को टाल रहा है। गाड़ी आराम से वूतोंग एली के अंदर चली गई। आज की रात पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी रात थी जिसमें कोई सो नहीं पाया। लेफ्ट हैंड पॉइंटिंग टू द मून गाने के लाइव वीडियो ने सिर्फ 1 घंटे में देखने वालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरनेट पर टॉप 10 ट्रेंडिंग सर्चेस में हर जगह वही छाया हुआ था। हर कोई उस अनजान पियानिस्ट के बारे में अंदाजा लगा रहा था। लेकिन उसके लिए यह बस एक रोज का काम पूरा करने जैसा था। उसे नाम या पैसे की कोई परवाह नहीं थी। उसने यह सब सिर्फ उसे बचाने के लिए किया था। घर पहुंचकर वह शिहान को उठाकर ऊपर ले गया। उसने ध्यान से उस छोटी बच्ची को सुलाया। फिर वह घूमकर बाथरूम में चला गया। जब वह बाथरोब पहनकर बाहर आया तो उसके बाल अभी भी गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, उसने शे किंगुवे को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। उसके हाथ में कुछ बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स थे। हैरानी की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में साफ हैरानी दिख रही थी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। और ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने अपनी काली शर्ट की अंदर वाली जेब में छोड़ दिए थे, जो कपड़े उसने आज रात पहने थे। गाड़ी से उतरने के बाद उसने उसे ऐसे ही सोफा पर फेंक दिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने उन्हें देख लिया है। वह डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और फ्रेंच में लिखे हुए थे, जिनके ऊपर सोने के रंग का एक बड़ा लोगो बना हुआ था, जीएमजी ग्लोबल मीडिया ग्रुप। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वह इसे न पहचाने। एक पुरानी पॉप डीवा होने के नाते वह किसी भी और से बेहतर जानती थी कि जीएमजी का क्या मतलब है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी थी, जो हॉलीवुड के आधे से ज्यादा सिनेमा घरों को चलाती थी। यूरोप की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी थी और इस दुनिया की ग्रैमी वोटिंग कमेटी भी इसके पास थी। उन डॉक्यूमेंट्स में जीएमजी ग्रुप के 51% शेयर्स अपने नाम करने का पेपर था और उसमें शिनहुआंग एंटरटेनमेंट के ग्रेटर चाइना बिजनेस डिवीजन को जबरदस्ती खरीदने का एक प्रपोजल भी था। वह शिनहुआंग एंटरटेनमेंट को सिर्फ इसलिए खरीदना चाहता था ताकि उसका गुस्सा ठंडा कर सके और शाओताई को इसकी सजा दे सके, ताकि आने वाले वक्त में वह बिना किसी रुकावट के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके और चमक सके। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे बिजनेस एम्पायर में इंटरेस्ट है? उसकी आवाज में अभी भी नहाकर आने की नमी थी, जो अचानक उसके पीछे से आई। उसके बोलने के अंदाज में अपना राज खुलने का कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। शे किंगुवे अचानक डर गई। उसके हाथ से सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिर गए। उसने तुरंत पीछे घूमकर देखा। वह सीढ़ियों के ऊपर बाथरोब पहने खड़ा था, जिसमें से उसका मजबूत शरीर साफ दिख रहा था। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। चिंग युए ने हकलाते हुए सफाई दी, मैं मेरा मतलब तुम्हारे पेपर्स देखना नहीं था। क, क्या यह सब सच है? क्या तुम जीएमजी के बॉस हो? शाओची सीढ़ियों से नीचे आया। उसने झुककर जमीन से सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए। उसने उन्हें आराम से साफ किया और वापस कॉफी टेबल पर रख दिया। उसने बिल्कुल आम अंदाज में कहा, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। उसने अपने लिए एक ग्लास पानी निकाला और खिड़की के पास चला गया और खिड़की से बाहर उस पुराने पेड़ को देखने लगा। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, पहले वाले चेयरमैन ने मुझसे एक मदद ली थी। उसने जबरदस्ती ये शेयर्स मेरे हाथ में थमा दिए। पहले तो मैं हजारों लोगों को संभालना नहीं चाहता था, ये बहुत झंझट का काम है। लेकिन अभी मुझे समझ आया कि थोड़ी सी ताकत होने से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है, जैसे कि तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित रखना। चिंग युए ने उसे देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कहानी सुन रही हो। तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? एक लैंडलॉर्ड होने का नाटक क्यों करते हो? उसने अपने दिल का एक और सवाल पूछा। चाओचे ने पानी का एक घूंट लिया। वह घूमकर खिड़की के सहारे खड़ा हो गया। उसका अंदाज थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं होता। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसे सोफा के कोने तक ले गया। वह आगे झुका और अपने दोनों हाथ सोफा के पीछे रख दिए, जिससे वह उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी खुशबू ने तुरंत चिंगयुए को घेर लिया। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब तुम्हें समझ आता है कि सच्चाई सबसे महंगी चीज़ है। जो लोग मेरे पास आते हैं, वह या तो मेरे पैसे के पीछे होते हैं या फिर मेरी ताकत के। सिर्फ यहाँ उस बीफ नूडल्स के बोल में और शिहान के मुंह से पापा सुनकर मुझे लगता है कि मैं सच में एक इंसान हूँ।
उसने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। उसकी आवाज़ गहरी और असरदार थी, जिसमें एक अलग ही खिंचाव था। अब जब तुम्हें मेरा राज पता चल गया है, तो बिजनेस के नियम के मुताबिक जो लोग ज़्यादा जान जाते हैं, उनका अंजाम दो में से एक ही होता है। शेख इंगुवे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर उसे देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कैसा अंजाम? चुप होने के बाद शाओचेई ने जानबूझकर एक गुस्से वाला चेहरा बनाया। उसे डर के मारे पीछे हटते हुए देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। अगले ही पल उसने अपना मजाकिया चेहरा बदल लिया। एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए उसने कहा कि पार्टनर बनने का मतलब है पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाना, और तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों ने उसकी नर्म स्किन को छुआ। उसका बोलने का तरीका नर्म लेकिन पक्का था। मिस शिया, क्योंकि तुम शिहान की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें एक खास मौका दूंगा। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी?